हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। माय हॉट प्रोफेसर पार्ट 12 चैप्टर 121 लेडी बॉस। उस रिसेप्शनिस्ट के द्वारा खुद के लिए स्लट कहे जाने पर ऐश, जो कि शांत थी, उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेती है। वह लगातार उस रिसेप्शनिस्ट को घूर कर देखते हुए एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ देती है। ऐश के हाथ से इतना झन्नाटेदार चांटा खाकर उस रिसेप्शनिस्ट को दिन में ही तारे दिखने लगते हैं और उसका मुंह एक तरफ झुक जाता है। उसके गाल पर ऐश की पूरी उंगलियों के निशान छपे हुए थे। आसपास जो लोग काम कर रहे थे वह जैसे ही उस थप्पड़ की तेज आवाज सुनते हैं, सभी एंट्रेंस की ओर देखने लगते हैं। उस रिसेप्शनिस्ट को थप्पड़ खाता देख एचआर डिपार्टमेंट के मैनेजर सामने आते हैं और ऐश को गुस्से से कहते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी एम्प्लॉय पर हाथ उठाने की। ऐश उस मैनेजर को ऊपर से नीचे तक देखती है और अपने हाथों को झटकते हुए कहती है, पहले अपने एम्प्लॉय से पूछ तो लो कि उसने आखिर मुझे क्या कहा है, उसके बाद ही डिसाइड करना कि मैंने उसे थप्पड़ क्यों मारा। मुझे लगता है आप लोग अपने एम्प्लॉय हायर करने से पहले उनकी एजुकेशन और बैकग्राउंड को चेक नहीं करते हैं। कहाँ से लाते हैं ऐसे लो क्लास एम्प्लॉयज जिन्हें ना बात करने की तमीज होती है। ऐश की बात सुनकर मैनेजर को गुस्सा आने लगता है। आखिर भाई गुस्सा आता क्यों नहीं? जिस रिसेप्शनिस्ट पर ऐश ने हाथ उठाया था उसके साथ हमारे मैनेजर का चक्कर जो चल रहा था, वो हमारे मैनेजर साहब की सारी जरूरतों का ख्याल जो रखती थी। वह रिसेप्शनिस्ट अपने एजुकेशन के दम पर इस कंपनी में नहीं आई थी, बल्कि इस मैनेजर को अपने बॉडी के जरिए खुश करने के बाद आई थी। मैनेजर एक नज़र रिसेप्शनिस्ट को देखता है। रिसेप्शनिस्ट अपनी भोली आंखों को झपकाते हुए मासूम चेहरा बनाती है, जिसे देख मैनेजर वापस से उसके झांसे में आते हुए कहता है, एक तो आप हमारी कंपनी में बिना किसी अपॉइंटमेंट की घुसी चली आई हैं, आखिर हमारे एम्प्लॉय ने किया ही क्या है, वह तो बस आपसे जानकारी पूछ रही थी। यही तो उसका काम है, आपसे पूछना कि आपके पास इस कंपनी में आने का रीजन क्या है। उसे बताने की जगह आप उन पर हाथ उठा रही हैं। ऐश अपनी आंखें तर्रते हुए उस मैनेजर को देखती है और कहती है, लगता है आप भी इसकी ही कैटेगरी की पैदाइश है। ऐश ये सब रिसेप्शनिस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आप लगातार अपने एम्प्लॉय का पक्ष ले रहे हैं, पर आपने ये जानने का कोशिश नहीं की कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। आपकी रिसेप्शनिस्ट मेरे साथ बदतमीजी से बात कर रही थी। मैं मानती हूँ कि यह उसका काम है, पर वह ये सब पोलाइटली भी पूछ सकती थी। मैं यहाँ क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ, यह मेरा पर्सनल रीजन है। मैं उसे क्यों बताऊँ, और वह मेरे कैरेक्टर पर उंगली कैसे उठा सकती है? इस पोजीशन पर बैठकर उसे कोई हक नहीं है कि इस कंपनी में आने वाले हर शख्स के कैरेक्टर पर वह उंगली उठाए। मैनेजर ऐश को ऊपर से नीचे तक देख मन में सोचता है, डिसेंट फैमिली की लग रही है, फिर सीमा ने इसके साथ बदतमीजी कर दी। वह एक नज़र सीमा को देखता है। सीमा उस रिसेप्शनिस्ट का नाम था। फिर अपना गला साफ करते हुए कहता है, सीमा मुझे बताओ यहाँ क्या हुआ था। सीमा भोला चेहरा बनाते हुए कहती है, सर यह मैडम बिना किसी की परमिशन से अंदर घुसी जा रही थी। मैंने इनसे पूछा कि आपको किसी से मिलना है और क्या काम है, तो इन्होंने कहा कि इन्हें सीईओ सर से मिलना है। तो मैं बस अपने काम के अनुसार उनसे यही पूछा, क्या आपके पास उनका अपॉइंटमेंट लेटर है? तो यह मेरे ऊपर भड़क गई और इन्होंने मेरे ऊपर थप्पड़ मार दिया। ऐश तो उस रिसेप्शनिस्ट की बात सुन मुंह खोल उसे देखते रह जाती है। आखिर कोई इतना चालाक कैसे हो सकता है? वह अभी यह सब सोच ही रही थी कि मैनेजर ऐश की तरफ मुड़ता है और कहता है, तो कहिए मैडम, आखिर हमारे एम्प्लॉय ने ऐसा क्या पूछ लिया? सीमा यहाँ की रिसेप्शनिस्ट है। कौन कंपनी में आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, किसको क्या काम है, यह उसका वक्त है। उसने क्या ऐसा पूछ लिया जिससे आपने उस पर थप्पड़ लगा दिया? ओ रियली, तुम्हें लगता है कि मैं इस बात पर उसे थप्पड़ मारूंगी? अभी ऐश ये सब कह ही रही थी कि आसपास के लोगों की उसे बात सुनाई देती है जो कह रहे थे, सीमा सच ही कह रही थी कि यह लड़की जरूर हमारे सीईओ को फंसाने आई है। देख नहीं रहे हो, अपनी गलती होने के कारण भी लगातार ब्लेम सीमा पर डाल रही है। ऐसे लोग सच में लो क्लास होते हैं, जो अपनी खूबसूरती का प्रदर्शन कर अमीर लोगों को फंसाते हैं और शुगर डैडी ढूंढते हैं। ऐश उन सब की बातों से आग बबूला हुई जा रही थी। मैनेजर भी सबकी बात सुन रहा था। सबकी बात सुन वह ऐश को एक नज़र देखता है और उसके चेहरे पर हवस साफ नजर आने लगती है। वह अपने होठों पर जीभ फेर ऐश की तरफ देखते हुए कहता है,
लगता है मैडम आप बहुत पहुंची हुई चीज है, इसलिए आप डायरेक्ट हमारे सीईओ से मिलना चाहती हैं, पर आपको लगता नहीं कि उनसे मिलने से पहले आपको उनके के एम्प्लॉय से मिलना चाहिए। चलिए आप मेरे साथ इंटेरोगेशन रूम में, आखिर हमें पता तो चले कि आपका यहाँ आने का इरादा क्या है और आपने हमारे एम्प्लॉय पर हाथ कैसे उठा दिया। इसके साथ ही वह मैनेजर ऐश का हाथ पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है तो ऐश 2 कदम पीछे हो कहती है डोंट टच मी। ऐश के ऐसा करने पर मैनेजर का मेन ईगो हट हो जाता है। वो अपनी आंखों को रेज करते हुए कहता है, क्या हुआ, आप इसी काम के लिए तो आई हुई है ना हमारे सीईओ को सेड्यूस करने। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं तो आप सती सावित्री बन रही हैं। मैनेजर अभी यह बोल ही रहा था कि सीमा, जो कि ऐश से बदला लेना चाहती थी अपने थप्पड़ का, वह मैनेजर की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या सर आप भी इन 2 कौड़ी की लड़की की बात सुन रहे हैं? मैंने सच में ही सही अस्यूम किया था, ये सच में एक बाजारू लड़की है जो कि केवल हमारे बॉस को सेड्यूस करना चाहती है। अभी सीमा ये कह ही रही थी कि यश दोबारा उसके ऊपर एक और थप्पड़ जड़ देती है। सीमा अपने दोनों गालों को अपने हाथ रख आश्चर्य से यश की तरफ देख रही थी, जो कि लगातार उसके ऊपर थप्पड़ पर थप्पड़ मार उसे धोए जा रही थी। अपनी प्यारी सीमा पर थप्पड़ मारे जाने पर मैनेजर को गुस्सा आने लगता है। वो सिक्योरिटी को जोर से चिल्लाते हुए कहता है। 2 सिक्योरिटी गार्ड तुरंत वहां हाल में आते हैं और मैनेजर ऐश की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, इन मैडम को हमारी कंपनी से धक्के मारकर बाहर निकालो, ये यहाँ पर केवल अपने शरीर की नुमाइश करने आए हैं। एक बाजारू लड़की की तरह ये हमारे सीईओ को सेड्यूस करना चाहती हैं, ये सच में एक स्लट है, लेकर जाओ इसे। मैनेजर की बात सुन सभी एम्प्लॉय उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, सच सच में ये बदचलन औरत है, आखिर यह यहाँ पर आई कैसे? सीमा ने बिल्कुल सही किया इसके साथ, और यह इसके साथ और भी होना चाहिए। ये हमारे एम्प्लॉय पर हाथ कैसे उठा सकती है? निकल बाहर, फेंको इसे। सिक्योरिटी गार्ड ऐश को पकड़ने ही वाले थे कि वहां पर एक गंभीर आवाज गूंज जाती है। क्या हो रहा है यहाँ पर? उस आवाज को सुन सभी एम्प्लॉय सन रह जाते हैं और डरते हुए वहां देखते हैं जहां से आवाज आई थी। सामने आकर्ष का पीए अजीत खड़ा हुआ था, जो कि सभी को गुस्से से घूर रहा था। आकर्ष के बाद यदि कोई इस ऑफिस में किसी से डरता था तो वह अजीत था। वो भले ही आकर्ष से डरता हो, पर उसकी शख्सियत ऑफिस में कुछ अलग ही थी। सारे एम्प्लॉयज अजीत की नजरों में अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते थे। आकर्ष बहुत कम ही ऑफिस आया करता था, जिसके कारण अजीत को अपना सख्त बिहेवियर मेंटेन करना पड़ता था। अजीत गुस्से में चलते हुए उनके पास आता है। मैनेजर अजीत को देखकर सकप का जाता है और एक नज़र ऐश को देखता है। उसे एक आइडिया आता है और वह अजीत के सामने एकदम से कहता है, देखिए ना सर, ये लड़की सभी का टाइम वेस्ट कर रही है, पता नहीं कहां से ऑफिस में घुस आई है और इसने हमारी एक एम्प्लॉय को थप्पड़ मारा एवं मेरे सामने भी एक थप्पड़ मारा। वह एम्प्लॉय बस अपना काम कर रही थी, पर यह बदचलन औरत यहां पर हमारे सीईओ को सेड्यूस करने आई थी। मैनेजर की बात सुन अजीत की आंखों में गुस्सा आने लगता है और वह मैनेजर को घूरते हुए कहता है, तुम जानते हो ये कौन है और तुम इनके बारे में क्या बोल रहे हो? लगता है तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। अजीत के ऐसे कहने पर सीमा और मैनेजर डर जाते हैं। उन्हें अब ऐश और अजीत दोनों से ही डर लग रहा था। मैनेजर हल्का डरते हुए कहता है, सर क्या आप इन्हें जानते हैं? कौन है ये? अजीत गुस्से में मैनेजर को देखते हुए कहता है, ये हमारी लेडी बॉस है और तुम इनके बारे में उटपटांग बातें बोल रहे हो। लगता है तुम यहाँ जॉब करना ही नहीं चाहते। अजीत की बात सुनकर सभी सन रह जाते हैं। सीमा की तो हवाएं ही उड़ जाती हैं। उसने न जाने क्या क्या ऐश को सुना दिया था। अब उसे डर लग रहा था कि कहीं ऐश उसे नौकरी से ही ना निकाल दे। चैप्टर 122 हवस, सबकी नजरें आउट। अजीत की बात को सुनकर सभी के तोते उड़ जाते हैं। अजीत उन सभी को इग्नोर कर ऐश के सामने आता है और हल्का सिर झुका ऐश को ग्रीट करता है। फिर दोनों बॉडीगार्ड को अपनी खा जाने वाली नजरों से देखता है और गुस्से में कहता है, हटो सब यहाँ से। वो बॉडीगार्ड वहां से नहीं हटते तो अजीत गुस्से में कहता है, लगता है तुम लोगों से अलग से कहना होगा, दूर हटो मैडम से। अजीत की गुस्से से भरी आवाज सुनकर दोनों बॉडीगार्ड डर से पीछे हट जाते हैं। अजीत ऐश से रिस्पेक्ट के साथ कहता है, प्लीज मैडम आप इस साइड चलिए, बॉस का केबिन सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर है, चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूं। अजीत की बात को सुनकर ऐश हाँ में अपना सर हिलाती है और एक नज़र उस मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट को देख आगे बढ़ जाती है।
अजीत एक डेडली लुक दे सबको काम करने का बोलता है और घूर कर सबको देख ऐश के पीछे पीछे जाता है। अजीत के वहां से चले जाने के बाद धीरे धीरे भीड़ छटने लगती है। मैनेजर मौका देख सीमा का हाथ पकड़ एक कोने में लेकर जाता और गुस्से में कहता है, तुम बेवकूफ लड़की, तुम्हें अकल है कि नहीं, किससे क्या बात करनी चाहिए? तुम जानती हो वह हमारी लेडी बॉस है और तुमने उन्हें अफेंड करने की गलती की है। तुम खुद तो बेवकूफ हो और कुछ काम की नहीं हो। बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी जॉब लगवाई थी, पर लगता है तुम्हारी किस्मत में रोड पर धक्के खाना ही है। वही गंदी नालियों में सड़ने की औकात है और तुम्हारी वजह से लग रहा मेरी भी जॉब पर बात आ जाएगी। मैनेजर के ऐसा बोलने पर सीमा अपना दिमाग लगाते हुए अपने मगरमच्छ के आंसू गिराते हुए कहती है, प्लीज बेबी कुछ करो ना, मुझे नहीं पता था कि वह लड़की इतनी पहुंची हुई चीज होगी। मुझे लगा कि वह हमारे सीईओ को सेड्यूस करने आए हैं। तुमने देखा नहीं था वह कैसे सज-धज कर आई हुई थी, कोई भी अगर उसे देखता तो यही समझता। सीमा की बात सुनकर मैनेजर का ऐश की खूबसूरती याद आ जाती है और उसके चेहरे पर वापस से लस्ट दिखने लगती है। वह सीमा के टच करने से अपने होश में आता है। सीमा उससे सेडिक्टिव वे में टच करते हुए कह रही थी, प्लीज बेबी कुछ करो ना जिससे हमारी जॉब को कुछ ना हो। तुम अजीत सर से बात करो ना कि वह सीईओ सर तक ये बात न पहुंचने दे प्लीज। इसके साथ ही वो कामुक एक्सप्रेशन बनाते हुए लगातार उसकी बॉडी टच कर रही थी। सीमा के ऐसे करने पर मैनेजर की बॉडी हार्ड होने लगती है। वह आजू बाजू देखता है, जहां पर कोई नहीं था वह सीमा का हाथ पकड़ कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? उसकी बात सुन सीमा सेडिक्टिव वे में अपनी ड्रेस हल्की खींचती है जिससे उसके उभार विजिबल होने लगते हैं, जिन्हें देख मैनेजर लस्ट से देखते हुए कहता है, पहले तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। इसके साथ ही वह सीमा के हाथ को अपने हार्ड हो रहे पार्ट पर रख देता है। सीमा मैनेजर को एक प्लेफुल नज़र से देख स्माइल देती है। सीमा की मंजूरी को समझ वह उसे लेकर सीधे एक खाली स्टोर रूम की ओर लेकर जाता है। सीमा मैनेजर की हरकत पर तिरछी मुस्कान लिए मन में कहती है, इस बेवकूफ को बस एक ही चीज हैंडल कर सकती है, वह है मेरी बॉडी, और यह अपनी हवस के चलते कभी मुझे छोड़ेगा नहीं। कुछ ही देर में दोनों स्टोर रूम पहुंच जाते। मैनेजर आजू बाजू देखते हुए सीमा को जल्दी से स्टोर रूम के अंदर करता है और स्टोर रूम अंदर से लॉक कर लेता है और सीमा को वहीं डोर से चिपका उसके होठों पर अपनी होंठ रख किस करने लगता है। साथ ही उसके हाथ सीमा के ड्रेस के अंदर उसके ब्रेस्ट को और निचले पार्ट को सहलाने लगते हैं। कुछ ही देर में उस स्टोर रूम से सीमा के चिल्लाने और कराहने की आवाज आने लगती है। कोई भी उन आवाजों को सुनता तो उन्हें पता चल जाता कि अंदर कितनी हॉट इंटीमेसी चल रही थी। जिस तरीके से सीमा प्लेजर से चिल्ला रही थी, उसे सुनकर कोई भी अपनी बॉडी में हार्डनेस महसूस कर सकता था। दूसरी तरफ यहां लिफ्ट में अजीत एक नज़र ऐश को देखता है। उसे ऐश से डर भी लग रहा था। आकर्ष के कारण उसने ऐश की फाइल में उसके नेचर के बारे में पढ़ा था। उसे यही लगा था कि उसकी लेडी बॉस भी काफी स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी की है। ऐश अजीत को ऐसे खुद को घूरता देख अपनी आईब्रो को रेज करते हुए कहती है, क्या मेरे चेहरे में कुछ लगा हुआ है जो तुम मुझे ऐसे लगातार घूर रहे हो? ऐश के ऐसे डायरेक्टली कहने पर अजीत सकपका जाता है और कहता है, नहीं मैडम, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जब वह लोग आपको परेशान कर रहे थे तो आपने तुरंत मुझे कॉल क्यों नहीं किया? वह तो अच्छा हुआ कि बड़ी मैडम ने मुझे कॉल करके बता दिया कि आप ऑफिस आ रही हैं, वरना ये लोग आपको परेशान कर डालते हैं, बाद में बॉस मुझे छोड़ते नहीं। ऐश तिरछा मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें लगता है कि वह लोग मुझे परेशान करते? अगर तुम नहीं आते तो मैं उन्हें उनकी औकात दिखा देती। ऐश के ऐसा कहने पर अजीत समझ चुका था कि उसके बॉस और उसकी लेडी बॉस दोनों मेड फॉर ईच अदर है। दोनों का ही एटीट्यूड एक जैसा था। अजीत को खुद में खोया देख ऐश उससे कहती है, तुम्हारे बॉस इस समय क्या कर रहे हैं? क्या कल रात वह इसी ऑफिस में थे? ऐश के ऐसा पूछने पर अजीत तुरंत अपनी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहता है, जी मैडम, कल रात से मैं और बॉस दोनों ऑफिस में ही थे। आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी और बहुत टाइम से बॉस ऑफिस नहीं आए थे, जिस कारण कुछ कंपनी के पेपर्स थे जो कि मुझे दिखाने थे उनको, और उन कंपनी के बारे में आज मीटिंग थी, जिस कारण वह रात को घर नहीं आए। वह रात से ही ऑफिस में है और इस समय कॉन्फ्रेंसिंग रूम में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। आप उनके केबिन में वेट कर लीजिएगा, मीटिंग जैसे ही खत्म होगी मैं उन्हें आपके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा।
अजीत की बात सुन ऐश तिरछी मुस्कान से उसे देखती है। ऐश की ऐसी मुस्कान देख अजीत को दाल में कुछ काला होने की आशंका होती है। कुछ ही देर में वह लोग टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते और ऐश बातों बातों में ही कॉन्फ्रेंस रूम का पता अजीत से पूछ लेती है। अजीत आगे चलते हुए कुछ ना कुछ ऐश को बताए जा रहा था। जैसे ही वह आकर्ष के केबिन में पहुंचता है और वह डोर खोल ऐश को अंदर जाने कहता है तो उसके सामने ऐश नहीं होती। वह हक्का बक्का आजू बाजू देखने लगता है क्योंकि ऐश उसे कहीं नहीं दिखती। अब उसे कुछ गलत होने की आशंका होती है। दूसरी तरफ है अजीत के आगे आगे चलने से मौका देख जल्दी से वह कॉन्फ्रेंस रूम की ओर चली जाती है। कॉन्फ्रेंस रूम से मीटिंग की कुछ आवाज आ रही थी। वह बिना सोचे समझे जोर से दरवाजा खोलती है। आकर्ष जो कि अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था, सामने उसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स अपनी अपनी ओपिनियन शेयर कर रहे थे कि इतने में ही उसे डोर खुलने की आवाज आती है। आकर्ष जिसे मीटिंग के बीच में डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसे डोर की आवाज सुन वह अपने गुस्से से भरी आंखों से डोर की तरफ देखता है। ठीक ऐसा ही सभी मेंबर्स का हाल था। सबको आकर्ष की आदत पता थी। वह सब मन ही मन उस डोर खोलने वाले के बारे में सोचते हैं कि आज लगता है किसी की शामत आई है जो खुद ओखली में अपना सिर डालने आया है। पर सामने खड़ी सुंदर सी लड़की को देख सभी मोहित हो जाते हैं। उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक संजय कश्यप भी था जो कि एक तरह का प्लेबॉय था। उसके बाप ने उसे अपनी कंपनी का सीईओ बना दिया था और उनके कुछ शेयर्स रॉय इंडस्ट्रीज में थे। हालांकि उनकी कंपनी रॉय इंडस्ट्रीज के डी से बड़ी नहीं थी। उसका एक ही शौक था, वह थी लड़कियां। वह आए दिन अपने शौक के चलते हर एक लड़की से रिलेशनशिप में रहता था और सीधे उनके साथ बेड तक जाता। कुल मिलाकर एक तरह का अयास था जिसके कारण उसकी कंपनी लगातार लॉस झेल रही थी। वह ऐश को ऊपर से नीचे तक अपनी लस्ट भरी नजरों से देखता है। शादी होने के बाद ऐश की बॉडी में बहुत से चेंज आए थे। उसकी बॉडी काफी हेल्थी हो गई थी, जिस कारण ऐश की बॉडी की बनावट कुछ ज्यादा ही और सेक्सी हो गई थी। उसके भरे भरे उभार किसी को भी ललचाने को मजबूर कर देते थी। उनके कारण उसकी बॉडी में एक अलग ही आकर्षक दिख रहा था। ऐश को देख संजय कश्यप के सीने में आग लगने लगती है। उसकी नजरों में ऐश के लिए हवस साफ दिख रही थी। आकर्ष जिसकी नजरें गुस्से से दरवाजे की तरफ देख रही थी, अपने सामने अपनी प्यारी बीवी को देख उसकी आंखें धीरे धीरे नर्म पड़ने लगती। फिर वह एक नजर सभी मेंबर्स की तरफ देखता है जो कि लगातार घूर घूर कर ऐश को देखे जा रहे थे। उन सभी की नजरों को अपनी प्यारी बीवी के ऊपर देख आकर्ष नजरों में वापस बही आग और उसके हाथों की मुट्ठियां कस जाती है और वह गुस्से में चिल्लाते हुए जोर से कहता है, आउट। चैप्टर 123 हॉटनेस हार्डली किस। आकर्ष अपने ऑफिस के कॉन्फ्रेंसिंग रूम में अपनी मीटिंग ले रहा था। उसके कुछ बोर्ड मेंबर्स अपनी अपनी राय बता रहे थे कि इतने में ही कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर सब उस ओर देखने लगते हैं। आकर्ष जिसे अपनी मीटिंग के बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं था, उसकी आंखें डार्क हो जाती है और वह गुस्से से दरवाजे की तरफ देखता है। जैसे ही आकर्ष दरवाजे की तरफ देखता है तो उसकी आंखें सामने खड़ी अपनी बीवी पर ठहर जाती है। ऐश उस रेड शिफॉन की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अपनी बीवी की छरहरी काया को देखता है जो कि भला की खूबसूरत लग रही थी। ऐश ने साड़ी कुछ इस तरह से पहनी थी जिससे उसकी गोरी कमर, उसका फिगर काफी अच्छे से शो कर रही थी। उसकी यही हॉटनेस आकर्ष को अपना दीवाना बना रही थी। आकर्ष अभी अपनी इंटेंस नजरों से ऐश की ओर देख ही रहा था कि इतने में ही उसे ध्यान आता है कि वह अभी मीटिंग रूम में है और जैसे ही वह सबकी ओर नजर करता है तो सभी ऐश की ओर ही देख रहे थे। सभी को ऐश की ओर देखते देख ऐश की आंखें रेड ब्लड हो जाती है और उसकी हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं। वह गुस्से में दहाड़ते हुए जोर से बोलता है, आउट। आकर्ष के ऐसे गुस्से में बोलने पर सभी अपने होश में आते हैं और आकर्ष की ओर देखते हैं जो कि उन्हें ही खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। धीरे धीरे रूम का तापमान नीचे गिरने लगता है। सभी समझ चुके थे कि जिसने भी मीटिंग के बीच में आकर्ष को डिस्टर्ब किया है उसकी तो मौत पक्की। सभी को अब उस लड़की के लिए बुरा लग रहा था। अभी सभी लोग ये सोच ही रहे थे कि इतने में ही आकर्ष की कोल्ड और तेज आवाज गूंजती है, लगता है तुम सबको सुनाई नहीं दिया मैंने अभी क्या कहा, यहां से चले जाओ, मीटिंग यहीं खत्म होती है। आकर्ष के ऐसा कहने पर सभी चौंकते हुए उसकी तरफ देखते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आकर्ष जैसा बिजनेसमैन जिसे अपने बिजनेस से इतना प्यार था,
वह एक लड़की के आ जाने से कैसे इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग को ऐसे बीच में छोड़ सकता है। जो कुछ उम्रदराज लोग थे वह कुछ कुछ समझ रहे थे कि यह जो लड़की अभी आई है वह जरूर आकर्ष के लिए खास है। वह लोग चुपचाप अपनी चेयर से उठते हैं और बाहर जाने लगते हैं। ऐसे ही सभी धीरे धीरे जाने लगते हैं। ऐश कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर साइड में खड़ी हो जाती है। सबसे लास्ट में आकर्ष के एक बोर्ड ऑफ मेंबर में से संजय कश्यप, जो कि लगातार ऐश को अपनी लस्टफुल नजरों से देख रहा था, वह ऐश की पूरी बॉडी को एग्जामिन करते हुए ऊपर से नीचे तक देखता है। उसकी नजरें ऐश की कमर और उसके सुडौल उभारों पर टिक जाती हैं। ऐश ने इस समय जो साड़ी पहनी हुई थी वह हल्की ट्रांसपेरेंट थी, जिससे उसके डीप ब्लाउज के कारण हल्के हल्के उभार दिख रहे थे, जिसके कारण उसकी हॉटनेस और बढ़ रही थी। संजय अभी ऐश के साथ कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि यह आकर्ष का ऑफिस था, इसलिए वह अपने मन को मारते हुए चुपचाप वहां से बाहर निकल जाता है। सभी के बाहर जाते ही आकर्ष अपनी इंटेंस नजरों से ऐश की तरफ देखता है और उसे अपनी तरफ खींच एक पैर से कॉन्फ्रेंस रूम का डोर धक्का दे लॉक कर देता है और ऐश को पीछे पुश कर दरवाजे से चिपका देता है। ऐश तिरछी मुस्कान लिए आकर्ष को देखती है। ऐश को ऐसे मुस्कुराते देख आकर्ष अपनी आईब्रो रेज करते हुए उसके चेहरे को पकड़ता है और उसके गालों को प्रेशर से दबाते हुए गुस्से से कहता है, तुम ऐसे कपड़ों में ऑफिस कैसे आए हो? आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश उसके हाथों को अपने मुंह से हटाती है और कहती है, कैसे कपड़े? इतने अच्छे कपड़े तो पहने हुए हैं, मैंने इंडियन आउटफिट में आई हूँ। आकर्ष अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, रियली बीवी, तुम इंडियन आउटफिट में हो? ऐसे इंडियन आउटफिट पहनते हैं ये सारी देखी तुमने कितनी ट्रांसपेरेंट है, ऊपर से तुमने ब्लाउज भी इतना डीप नेक का पहना है, तुम्हारे ब्रेस्ट ब्लाउज से बाहर आकर क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। ऐश न समझ बनते हुए कहती है, अच्छा मुझे तो नहीं दिख रहा कहाँ हो रहे हैं, और वैसे भी मैंने ब्लाउज अपने नाप का ही पहना है, मेरे ब्रेस्ट ब्लाउज से बाहर नहीं आ रहे। ऐश के ऐसा कहने पर आकर्ष उसके और नजदीक जा अपनी बॉडी को उसकी बॉडी से चिपका लेता और अपने चेहरे को उसके कान के नजदीक ले जा गर्म सांसों को छोड़ते हुए सरगोशी से कहता है, सही कहा बीवी, तुमने अपनी साइज के कपड़े पहने हैं, पर लगता है तुम ये बात भूल गई हो कि कुछ वक्त से मैंने तुम्हारी बॉडी में कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली है, जिससे उनमें चेंज आए हैं, और शायद इन चेंज को तुम्हारे ब्लाउज का साइज पहचान नहीं पाया है, इसीलिए तुम्हारे बहुत से आइटम छलका छलक कर बाहर आ रहे हैं। आकर्ष की ऐसी बेशर्मी भरी बात सुनकर ऐश के गाल लाल हो जाते हैं और वह उसके सीने पर धक्का मारते हुए उसे खुद से दूर करने लगती है, पर आकर्ष तो अब ऐश को देखकर बहक गया था, उसका कोई इरादा नहीं था ऐश से दूर जाने का। आकर्ष ऐश के पल्लू को पकड़ते हुए एकदम से उसके सीने से हटा देता है। ऐश, जो कि इस चीज के लिए तैयार नहीं थी, वह हड़बड़ा जाती है। आकर्ष के पल्लू हटाते ही ऐश ने जो डीप नेक ब्लाउज पहना हुआ था उससे ऐश के आधे से ज्यादा ब्रेस्ट विजिबल होने लगते हैं, जिन्हें देखकर आकर्ष एक स्मिर्क के साथ कहता है, देखो मैंने सही कहा था ना, कुछ ज्यादा ही मैंने मेहनत कर ली है, जिसका फल मुझे काफी क्लियरली दिख रहा है। ऐश तो आकर्ष की ऐसी बेशर्मी भरी बातों को सुनकर बिल्कुल लाल हुई जा रही थी। आकर्ष ऐश को ऐसा शर्माते देख झुककर उसके दोनों उभारों पर किस करता है। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश के हाथ ऑटोमेटिक अपनी साड़ी पर कस जाते हैं और उसकी गर्दन डोर से सट जाती है। आकर्ष वहां ऊपर से ही शक करता है और बाइट कर देता है, जिससे ऐश की चीख निकल जाती है। आकर्ष ऐश की तरफ देखता है, जो कि शर्म और इस फीलिंग के कारण लाल हुई जा रही थी। आकर्ष ऐश को ऐसे देख अपने होठों पर जीभ फिरा उसके और करीब जाता है और अपने होठों को उसके होठों से जोड़ लेता है। आकर्ष के होठों को अपने होठों में महसूस कर ऐश की आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं। आकर्ष ऐश की कमर में हाथ डाले उसे किस कर रहा था। वह कभी उसकी अप्पर लिप को सक करता, कभी लोअर लिप को, उसके लिप्स को लगातार शक करते हुए आकर्ष के हाथ धीरे धीरे कमर से सरकते हुए ऐश के सीने की ओर जाने लगते हैं। वो ऐश के ब्लाउज के ऊपर से ही उसके सीने को सहलाने लगता है। आकर्ष के ठंडे हाथों को अपने सेंसिटिव पार्ट पर महसूस कर ऐश पिघलते जा रही थी। एक तो आकर्ष ने उसके होठों पर हमला बोल दिया था, ऊपर से अपने हाथों के जरिए ऐसे सेंशुअल टच देने के कारण ऐश और भी पागल हुई जा रही थी। आकर्ष लगातार ऐश को किस करते हुए उसके होठों में दबाव बनाता है। ऐश आकर्ष के किस को धीरे धीरे रिस्पॉन्स करने लगती है। अब आकाश को अपनी बॉडी में हद से ज्यादा हीट महसूस हो रही थी। वह अपने हाथों को तेजी से मूव करते हुए ऐश का एक ब्रेस्ट जोर से दबा देता है। आकर्ष के ऐसा करते ही ऐश की चीख निकल जाती है और उसका मुंह खुल जाता।
आकर्ष इस मौके को देख जल्दी से ऐश के मुंह के अंदर अपनी जीभ एंटर करता है और ऐश के मुंह के हर कोने को अपनी जीभ से टटोलने लगता है। आकर्ष काफी अग्रेसिव होकर किस कर रहा था जिससे ऐश की सिसकियां बनने लगी थी, पर आकर्ष के ऐसे लगातार किस करने से वह उसके मुंह में ही दब के रह जा रही थी। आकर्ष लगातार अपने हाथों को ऐश के ब्रेस्ट पर चला रहा था। करीब 10 मिनट तक किस करने के बाद अब आकर्ष से कंट्रोल नहीं हो रहा था। वह ऐश से थोड़ा दूर होता है और उसकी आंखों में देखता है जो कि आकर्ष को पाने की चाहत लिए लगातार उसे ही देख रही थी। ऐश आकर्ष के ऐसे किस करने से हांफने लगी थी, उसका सीना अप और डाउन हो रहा था जिसको देखकर आकाश और भी खुद को हार्ड महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ सभी लोग मीटिंग रूम से बाहर आ गए थे, पर संजय कश्यप जो कि ऐश को एक बार देख चुका था उसे अब ऐश को पाने की लालसा मन में बस चुकी थी। या ये कहिए कि वह ऐश को अपने बिस्तर तक लाने की प्लानिंग कर चुका था। उसकी बॉडी काफी हार्ड हो गई थी। ऐश की हॉटनेस देख वह जल्दी जल्दी राय इंडस्ट्रीज से बाहर आता है और सीधे अपनी कार में बैठता है। संजय के कार में बैठते ही उसकी सेक्रेटरी उसके बाजू से बैठ जाती है और ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। संजय जिसके दिमाग में अभी भी ऐश के ही ख्याल चल रहे थे, वह अपने मेनहुड में हार्डनेस महसूस कर रहा था। वह धीरे से अपनी टाई को लूज करता है और बाजू में बैठी अपनी सेक्रेटरी को देखता है। उसे ऊपर से नीचे देखकर उसके मन में कुछ ख्याल आता है। वह तिरछी स्माइल करता है। चैप्टर 124 संजय क्रुएलिटी रेप ऑफिस रोमांस। संजय राय इंडस्ट्रीज से निकलकर सीधे कार में आकर बैठ जाता है। इस समय उसकी बॉडी बहुत हार्ड महसूस कर रही थी। जब से उसने ऐश को देखा था, ऐश को पाने का जुनून उसके सर पर सवार हो गया था। वह कुछ भी करके ऐश को अपने बिस्तर तक लाना चाहता था। हालांकि अभी वह ऐश के बारे में कुछ नहीं जानता था कि उसका रिलेशन आकर्ष के साथ क्या है, पर उसने सोच लिया था कि उसे वो भलासी खूबसूरत लड़की को वह अपने बिस्तर तक लाकर ही रहेगा। वह अभी भी ऐश के ख्यालों में खोया हुआ था, पर अपनी बॉडी की गर्मी को उसे रिलीज करना था। वह बस अपने शिकार की तलाश में था कि इतने में ही उसे कार की दूसरी साइड का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। संजय देखता है कि अभी 1 महीने पहले ज्वाइन की हुई उसकी न्यू फीमेल सेक्रेटरी उसके बाजू में बैठ रही थी। संजय की लगातार वाहियात हरकतों के कारण लड़कियां कुछ ही दिनों में जॉब छोड़ दिया करती थी, पर संजय को भी जुनून सवार था कि वह कोई भी मेल सेक्रेटरी नहीं रखेगा, इसलिए आए दिन वह फीमेल सेक्रेटरी के इंटरव्यू करता रहता था। संजय की न्यू सेक्रेटरी जो कि अभी तक संजय के इरादों से अनजान थी, क्योंकि संजय अभी करीब 1 महीने से बाहर था और आज ही वह वापस आया था। वह भी मीटिंग के लिए आज पहली बार उस सेक्रेटरी को संजय के साथ काम करने का मौका मिला था। वह ऊपर से नीचे तक अपनी सेक्रेटरी को देखता है जिसकी आंखों पर बड़े बड़े चश्मे लगे हुए थे। हालांकि वह दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी, पर उसके फीचर्स काफी अच्छे थे। संजय एक बार उसकी बॉडी की बनावट देखता है। जैसे ही संजय की नज़र उसके उभार पर जाती है, उसे ऐश के उभार याद आने लगते हैं और वह अपनी सेक्रेटरी को देखकर अपने होठों पर जीभ फिराता है और एकदम से उसका हाथ पकड़ अपने तरफ खींच लेता है। सेक्रेटरी जो कि इस चीज के लिए तैयार नहीं थी, संजय के ऐसा करने से चौंक जाती है। संजय उसकी तरफ गंदी हंसी हंसते हुए कहता है, चलो बेबी तुम्हें हेवन की सैर कराते हैं। संजय के ऐसे कहने पर वह सेक्रेटरी डरने लगती है। ये सब उसके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। वह संजय के बारे में इतना कुछ नहीं जानती थी। संजय उसकी बॉडी पर लगातार हाथ फेर रहा था। संजय को उसके उभारों ने अट्रैक्ट किया था। संजय उसकी शर्ट के ऊपर से ही उसके उभार को दबाने लगता है। वह लड़की लगातार चीख रही थी, उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। वह संजय से भीख मांग रही थी कि वह उसके साथ यह सब ना करे। ड्राइवर जो आगे गाड़ी चला रहा था संजय की इन हरकतों से वाकिफ था। हालांकि उसे उस लड़की के लिए दया आ रही थी, पर अपनी नौकरी के कारण वह संजय से कुछ नहीं कह सकता था। ड्राइवर जब देखता है कि संजय अब नहीं रुकने वाला, इसलिए वह चुपचाप गाड़ी का पार्टीशन ऑन कर देता है। संजय उस लड़की के बालों को पकड़ उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे रफली किस करने लगता है। उसके हाथ लगातार सेक्रेटरी के उभारों को मसल रहे थे। वह सेक्रेटरी लगातार अपने हाथ पैर चलाए जा रही थी, जिससे संजय को गुस्सा आने लगता है। वह खींचकर उसे एक थप्पड़ मार देता है और उसकी शर्ट पकड़कर जोर से खींच देता है, जिससे कि उसके सारे बटन टूट जाते हैं और उसकी शर्ट सामने से खुल जाती है। वह अपने हाथों से अपने सीने को कवर करने लगती है। संजय जैसे ही उसे अपनी अंडरगारमेंट्स में देखता है, उसकी लस्ट और बढ़ जाती है। वह उस शर्ट को जोर से खींचते हुए निकलता है और उसके हाथ बांधते हुए कहता है,
तुझमें इतनी गर्मी है कि तुम मुझे मना करेगी? संजय कश्यप को। अरे लड़कियां मेरे साथ सोने के लिए मरती हैं और तू मुझे नाटक दिखा रही है, तुझे तो अब मैं बताता हूँ। इसके साथ ही वह 2-3 थप्पड़ और मार देता है संजय के भारी हाथों को अपने गाल में महसूस कर। वह लड़की लगभग बेहोशी की हालत में पड़ी थी। संजय बेरहमी से उसे धक्का देता है और एक पैर को पकड़ नीचे खींच देता है जिससे कि वह सीट पर लेट जाती है। संजय उसे ऐसे देख अपना एक हाथ उसके पेंसिल स्कर्ट के अंदर ले जाते हुए उसके ऊपर आने लगता है। संजय ने उस लड़की के ऊपरी कपड़ों को निकाल दिया था, अभी वह केवल अपने अंडरगारमेंट्स में थी। संजय उसके उभार को ऊपर से ही किस करते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे उसके सॉफ्टनेस पर ले जाने लगता है। वह लड़की अभी भी प्रोटेस्ट कर रही थी पर उसमें इतनी ताकत नहीं थी। संजय उसकी ब्रा को ऊपर कर उसके ब्रेस्ट को मुंह में ले लेता है और दूसरे हाथ से उसकी स्कर्ट को निकाल कर फेंक देता है और एक हाथ से अपनी बेल्ट खोलते हुए अपने हार्ड मेनहुड को बाहर निकलता है और बिना किसी वार्निंग के अपने मेनहुड को उसके एंट्रेंस पर सेट कर एक जोरदार धक्का देता है। संजय के ऐसा करने पर उस लड़की की चीख निकल जाती है क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था। संजय उसकी चीख को सुनकर तिरछा मुस्कुराता है और मन में खुश होता है कि इस लड़की का फर्स्ट टाइम उसे मिला है। वो ऐश को याद करते हुए लगातार थरस्ट करने लगता है। वह लड़की दर्द के मारे चीख रही थी। सामने बैठा ड्राइवर उसकी चीखों को सुन अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है। संजय की इन हरकतों को ड्राइवर बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वह गाड़ी को चलाना बंद नहीं करता और गाड़ी को यहाँ वहाँ घुमाता रहता है। उसे लड़की की चीख लगातार गूंज रही थी। संजय उसके साथ बहुत रफली कर रहा था। वह लड़की बिल्कुल अधमरी हालत में पहुंच गई थी। संजय ने कई बार उसके गालों पर थप्पड़ मारे थे, उसके शरीर पर जगह जगह काटने के निशान थे। जब काफी देर बाद संजय सेटिस्फाइड होता है तो वह उसे लड़की के ऊपर से उठता है। संजय के दूर होते ही वह लड़की सिकुड़ कर दूसरी साइड चली जाती हो। उसे अपनी बॉडी पर बहुत पेन हो रहा था। संजय उसे एक नज़र देख अपनी बेल्ट को लगाता है और सिगरेट जला पीने लगता है। संजय लगातार सिगरेट के कश लेते हुए उसे लड़की को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। आज पहली बार उसे इंटीमेसी के बाद इतना अच्छा महसूस हो रहा था। संजय के ऐसा देखने से वह लड़की डर से कांप रही थी। संजय उसे डरता देख तिरछी मुस्कान लिए उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचता है। उस लड़की ने अभी भी कपड़े नहीं पहने थे क्योंकि संजय ने उन्हें बुरी तरह फाड़ दिया था। संजय उसके ब्रेस्ट पर हाथ रख उन्हें सहलाते हुए कहता है, अब से तुम मेरी परमानेंट मेरी सेक्रेटरी हो और खबरदार जो मुझसे दूर जाने की कोशिश की तुम अब मेरे हर काम करेगी जो हमने अभी किया वह भी, और अगर तुमने भूलकर भी यह जॉब छोड़ने की कोशिश की तो अपने घर वालों की चिता को आग लगाने के लिए रेडी रखना। संजय के ऐसा कहने से वह लड़की डर जाती है। संजय उसके लिप्स पर किस करते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को उसकी सॉफ्टनेस पर ले जाकर सहलाने लगता है। संजय के ऐसा करने पर वह कांप रही थी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी संजय की कंपनी के सामने रुकती है। संजय अपने कोट को झाड़ते हुए बड़ी ठाठ से बाहर निकलता है और ड्राइवर को इशारा कर देता है। ड्राइवर समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वह बिना पार्टीशन ऑन करे कहता है, मैडम सीट के नीचे कुछ कपड़े रखे हैं, आप उन्हें पहन लीजिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। ड्राइवर के ऐसा कहने से वह लड़की अपने कैप्टे हाथों से सीट के नीचे देखती है जहां पर कपड़ों का बैग था। वह तुरंत निकाल कपड़े पहन लेती है। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था कि किस घड़ी में उसने इस कंपनी को ज्वाइन किया। आज उसने अपनी आबरू को खो दिया। ड्राइवर उसके घर की तरफ कार मोड़ देता है। यहाँ दूसरी तरफ आकर्ष ऐश के पल्लू को सही कर उसका हाथ पकड़ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल जाता है। बाहर इस समय कोई नहीं था क्योंकि अजीत ने पहले ही वह एरिया खाली करवा दिया था। वह अपने बॉस को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। आकर्ष ऐश को लेकर सीधे अपने केबिन में आता है। आकर्ष जैसे ही अपनी केबिन में आता है वह ऐश को अपने सामने का उसके चेहरे को पकड़ होठों को कैप्चर कर लेता है और ऐश को किस करते हुए ही आगे बढ़ रहा था। ऐश आकर्ष के एकदम से ऐसा करने से चौंक जाती है। आकर्ष लगातार किस करते हुए धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए जा रहा था। एक टाइम बाद ऐश आकर्ष की वर्क टेबल के पास आकर रुक जाती है और आकर्ष के सीने में हाथ रख हाफते हुए कहती है, प्रोफेसर गेट खुला हुआ है। आकर्ष ऐश की बात सुन उसकी तरफ देखता है। ऐश लगातार हाफ रही थी। बस कुछ सेकंड रुकना बेबी, मैं बस अभी आता हूं, और अगर तुम एक सेकंड भी हिली तो तुम फिर सोच लेना। इसके साथ ही वह केबिन के गेट की तरफ जाता है और तुरंत गेट बंद कर देता है। आकर्ष के ऐसा करने से ऐश अंदर तक कांप जाती है। उसे अब डर लग रहा था कि आकर्ष आगे क्या करने वाला है।
आकर्ष ऐश को ऐसा डरता देख वही गेट के पास अपना कोट निकालता और फेंक देता है और धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए ऐश के पास आने लगता है। ऐश धीरे धीरे पीछे जा रही थी और वह आकर्ष की डेस्क से सट जाती है। आकर्ष जिसने अपनी शर्ट लगभग निकाल दी थी वह उसे उतार कर वहीं फेंक देता है और ऐश के सामने आ जाता है। चैप्टर 125 ऑफिस प्लेजर इंटीमेसी। आकर्ष ऐश का हाथ पकड़े कॉन्फ्रेंस रूम से सीधे अपने केबिन की ओर आता है। जैसे ही आकर्ष अपने केबिन में आता है ऐश को अपनी तरफ मोड़ उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींचता है। आकर्ष का एक हाथ ऐश के बालों पर कस जाते हैं। वह उसके चेहरे को अपने चेहरे की नजदीक ला ऐश के होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। आकर्ष की किस काफी रफ थी, वह बहुत एग्रेसिव होकर ऐश को किस कर रहा था। इस समय आकर्ष की बॉडी इतनी हीट अप हो चुकी थी कि वह बस ऐश को पा लेना चाहता था। आज ऐश के ऐसे रेडी होने पर आकर्ष खुद को कंट्रोल नहीं पा रहा था। आकर्ष अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था। ऐश जो कि आकर्ष के ऐसा करने पर धीरे धीरे अपने कदम पीछे ले रही थी। एक टाइम ऐसा आता है कि ऐश आकर्ष की वक्त टेबल से बिल्कुल चिपक जाती है। आकर्ष लगातार उसके ऊपर झुकते हुए अपनी किस को और भी इंटेंस करता जा रहा था। आकर्ष लगातार ऐश के होठों को शक किया जा रहा था और अपनी जीभ द्वारा उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर कर रहा था। ऐश को अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वह आकर्ष के सीने में हाथ रख उसे खुद से दूर करती है। ऐश के ऐसा करने पर आकर्ष अपनी इंटेंस किस को ब्रेक कर ऐश की तरफ देखता है। ऐश अपनी कपती हुई आवाज में आकर्ष से कहती है, प्रोफेसर गेट खुला हुआ है, हम ये सब ऑफिस में और यहाँ नहीं कर सकते हैं। ऐश की यह बात सुन आकर्ष ऐश के होठों पर बेबी किस कर उसे घुमा देता है जिससे ऐश की छाती टेबल से लग जाती है और वह लगभग टेबल पर लेट जाती है। उसकी पीठ आकर्ष की तरफ थी। आकर्ष उसकी पीठ को चूम वहां बीते करता है और ऐश को वार्निंग देते हुए कहता है, अगर तुम यहां से 1 इंच भी हिली तो फिर तुम मेरा वह रूप देखोगी जिसे मैं तुम्हारे सामने लाना नहीं चाहता। आकर्ष की ऐसी धमकी सुन ऐश सहम जाती है और वह वैसे ही रहती है। वह सांस लेने की कोशिश कर रही थी। आकर्ष ने उसे लगभग चौक कर दिया था। ऐश को अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सांस लेने के कारण उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। आकर्ष जल्दी से जाकर केबिन का गेट लॉक करता है। गेट लॉक की आवाज सुन ऐश जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो आकर्ष उसे ही अपनी इंटेंस नजरों से देखते हुए अपने कपड़े रिमूव कर रहा था। आकर्ष ने अपना कोट निकाल दिया था और वह अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए ऐश की तरफ बढ़ रहा था। ऐश आकर्ष को देखकर टेबल से उठने लगती है तो आकर्ष उसे उंगली के इशारे से वही रहने बोलता है। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश चुपचाप वैसे ही रहती है। ऐश के पास आते आते आकर्ष में अपनी शर्ट को रिमूव कर दिया था और वह अपनी बेल्ट को खोल रहा था। आकर्ष को ऐसे देख ऐश की बॉडी में सिहरन दौड़ रही थी। आकर्ष बिल्कुल ऐश के करीब आ गया था। ऐश को अपने बैक साइड में आकर्ष की हॉट बॉडी महसूस हो रही थी। आकर्ष उसके ऊपर झुकते हुए एक हाथ से उसके उभार को पकड़ लेता है। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश की सिसकी निकल जाती है। आकर्ष का दूसरा हाथ ऐश की साड़ी को ऊपर उठा रहा था। आकर्ष के ऐसे हमले से ऐश सहम रही थी। वह हल्का हिचकिचाते हुए कहती है, यह आप क्या कर रहे हैं? आकर्ष ऐश के कान में सरगोशी से कहता है, जो तुम समझ रही हो वही मैं कर रहा हूं बीबी। इसके साथ ही वह जोर से उसके एक उभार को दबा देता है। ऐश की चीख निकल जाती है। आकर्ष ने अब तक ऐश की साड़ी को पूरा उठा दिया था। आकर्ष को ऐश अंडरगारमेंट्स में दिखती है जिसे देखकर उसकी बॉडी बिल्कुल हार्ड हो जाती है। वह वक्त ना गवाते हुए अपने हाथों से ऐश की सॉफ्टनेस को टच करने लगता है। आकर्ष के ऐसा करते ही ऐश आकर्ष द्वारा दिए जा रहे इंटेंस प्लेजर से मौन करने लगती है। आकर्ष लगातार ऐश के लव होल पर अपनी फिंगर को इन और आउट कर रहा था जिससे ऐश खुद को आकर्ष की तरफ बहता हुआ महसूस कर रही थी। आकर्ष के ऐसा करने से ऐश की बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। आकर्ष ऐश के कान में गर्म सांस छोड़ते हुए कहता है, यू आर सो फकिंग वेट बेबी। ऐश लगातार मौन कर रही थी। आकर्ष उसके कान में जा कहता है, क्या तुम मुझे अपने अंदर फील करना चाहती हो? आकर्ष के इतने इंटेंस वे में कहने के कारण ऐश से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। वह आकर्ष को सच में अपने अंदर महसूस करना चाहती थी। इसीलिए वह हाँ में गर्दन हिला देती है तो आकर्ष उसकी हाँ सुन तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, स्पीक अप बीवी। आकर्ष के ऐसा कहने पर ऐश की गाल लाल हो जाते हैं पर उसे अपनी बॉडी की हीट को कम करने के लिए आकर्ष की जरूरत थी। इसलिए वह हिचकते हुए कहती है,
प्रोफेसर मैं आपको अपने अंदर महसूस करना चाहती हूँ। ऐश की यह बात सुन आकर्ष तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, एज यू विश माई क्वीन। इसके साथ ही आकर्ष अपने एक हाथ से अपने निचले कपड़ों को रिमूव कर अपनी हार्डनेस को पीछे से ही ऐश के निचले एरिया में फिराने लगता है। आकर्ष के ऐसा करने से कांपने लगती है और वह प्लेजर से मौन करने लगती है। आकर्ष खुद को ऐश के एंट्रेंस में सेट कर एक जोरदार थरस्ट करता है जिससे वह एक ही बार में ऐश के अंदर इन हो जाता है। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश की चीख निकल जाती है। भले ही दोनों कितनी ही बार इंटीमेट हुए हो, पर हर बार जब दोनों लव मेकिंग करते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि यह उनके लिए फर्स्ट टाइम ही है। आकर्ष ऐश के उभारों को सहलाते हुए धीरे धीरे थरस्ट करने लगता है। ऐश को शुरू में दर्द हो रहा था, पर धीरे धीरे आकर्ष को खुद में महसूस कर वो प्लेजर से मौन करने लगती है। आकर्ष ऐश की ऐसी सेड्यूजिंग मौन को सुनकर और भी एक्साइटेड हो रहा था। वह हार्डली उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। ऐश को भले ही दर्द हो रहा था, पर आकर्ष द्वारा दिए जा रहे हैं प्लेजर के कारण वह इसे एंजॉय कर रही थी। ऐश लगातार आकर्ष का नाम ले रही थी जिससे आकर्ष और भी एक्साइटेड हो रहा था। वो अपनी सांसों को कंट्रोल कर ऐश के कान में कहता है, हम जब भी करते हैं मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हारे अंदर पहली बार खुद को महसूस कर रहा हूँ। इसके साथ ही वह लगातार स्पीड के साथ थरस्ट किया जा रहा था। करीब आधे घंटे बाद ऐश को अपने पैर कांपते हुए महसूस होते हैं। आकर्ष एक बार भी नहीं रुका था। जब उसको महसूस होता है कि ऐश अब ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाएगी तो आकर्ष खुद को उसकी बॉडी से अलग करता है। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश, जो कि प्लेजर से मून कर रही थी, वह कंफ्यूजन में आकर्ष की तरफ देखने लगती है। आकर्ष ऐश को कमर से पकड़ टेबल पर लेटा देता है और उसके दोनों पैरों को अपने कंधे में रख वापस से ऐश की बॉडी में एंटर करता है और कहता है, यू आर वेरी हॉट बेबी यू आर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें खा जाऊं। इसके साथ ही आकर्ष तेजी से इन और आउट होने लगता है। आकर्ष के ऐसा करने से ऐश प्लेजर से चिल्लाने लगती है। आकर्ष लगातार हार्डली थरस्ट कर रहा था जिससे ऐश को आकर्ष की हार्डनेस अपने पेट तक महसूस हो रही थी। वह सिसकते हुए कहती है, इट्स सो डीप डीप। ऐश के ऐसा कहने से आकर्ष तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, यू लाइक इट। इसके साथ ही वो जोरदार तरीके से थरस्ट करता है। आकर्ष ऐश के साथ काफी रफली और हार्डली लव मेकिंग कर रहा था। ऐश आकर्ष के ऐसा करने से और उसके द्वारा दिए जा रहे हैं प्लेजर को एंजॉय कर रही थी। करीब 1.5 घंटे तक की इंटेंस लव मेकिंग करने के बाद आकर्ष खुद को ऐश के अंदर रिलीज करता है। ऐश, जो कि बस थोड़ी देर रिलैक्स हुई थी, अपने अंदर गर्माहट को महसूस कर वह चौंकते हुए कहती है, क्या आपने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था? आकर्ष, जो कि लगातार ऐश की गर्दन पर किस कर रहा था, वह ऐश के ऐसा पूछने पर अपना सर ऊपर करते हुए कहता है, हम ज्यादातर प्रोटेक्शन यूज करते ही कहाँ है। आकर्ष के ऐसा कहने पर ऐश चिल्लाते हुए कहती है, नेक्स्ट टाइम से आप प्रोटेक्शन यूज करेंगे मैं कोई सी गोली होली नहीं खाने वाली। उसके साइड इफेक्ट्स आपको पता नहीं है और यदि आपने अगली बार से प्रोटेक्शन यूज नहीं किया तो कोई जरूरत नहीं है मुझे टच करने की। ऐश के ऐसे कहने पर आकर्ष अपनी एक आईब्रो रेज करते हुए कहता है, रियली बेबी, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि यह सब मैंने अपनी मर्जी से किया है। याद करो, वह तुम थी जिसने मुझे कहा था कि प्रोफेसर मैं अपने अंदर आपको महसूस करना चाहती हूँ, वरना मैं तो पहले ही रुक जाता। मेरा कोई इरादा नहीं था अपने ऑफिस में ये सब करने का। आकर्ष के ऐसा कहने पर ऐश अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, आपने ये सब शुरू किया था और आप मुझ पर ब्लेम कर रहे हैं। उठिए आप मेरे ऊपर से। ऐश के ऐसे बदलते मूड को देख आकर्ष ऐश के ऊपर से हट उसे गोद में उठा अपने केबिन में बने पर्सनल रूम की ओर ले जाता है और बाथरूम में जा वह दोनों साथ में शावर लेते हैं। ऐश काफी थक चुकी थी। आकर्ष उसे बाथरॉब पहना बेड पर लेटा देता है और ऐश को अपने सीने से लगा लेता है। कुछ ही समय में ऐश सो जाती है। ऐश को ऐसे ही देखते देखते आकर्ष को भी नींद आने लगती है और वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे की करीबी महसूस कर एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। चैप्टर 126 आकर्ष को कोसना लड़की। आकर्ष ऐश को अपने सीने से चिपकाए सो रहा था। आकर्ष की आंख लगे अभी आधा घंटा ही हुआ था कि उसका मोबाइल बज उठता है। आकर्ष बेड के साइड से अपना मोबाइल उठाता है और एक नज़र ऐश को देख उसे कट कर देता है। वह नहीं चाहता था कि ऐश की नींद खराब हो। वह ऐश के लिप्स पर किस करता है और बेड से उठ जाता है। आकर्ष नेकेड था क्योंकि इस रूम में जो इकलौता बाथरोब था वो ऐश मैडम ने पहना था।
आकर्ष उठकर पास में पड़ी हुई टॉवल को अपनी कमर में लपेट लेता है। उसकी अपर बॉडी पूरी नेकेड थी, जिनमें नोचने के निशान थे जो कि ऐश की मेहरबानी से बने थे। वह अपने मोबाइल और सिगरेट का बॉक्स को ले सीधे बालकनी की ओर जाता है जो कि आकर्ष के रूम से अटैच थी। आकर्ष बालकनी में पहुंच अजीत को कॉल करता है। अजीत फोन उठाते साथ ही कहता है, सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पर इमरजेंसी है इसलिए मैंने आपको कॉल किया। आकर्ष अजीत से बात करते हुए अपनी सिगरेट को जलाता है और उसके कश लेते हुए कहता है, कौन सी इमरजेंसी आ गई? सर, हमारे लोनावाला वाले प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ लोग आए हुए हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें मना किया कि आज आप बिजी हैं, पर वह कल फॉरेन ट्रिप पर जाने वाले हैं, इसलिए वह आज ही कुछ क्वेरीज को दूर करना चाहते हैं। वह बहुत देर से आपका वेट रहे हैं कि एक बार उन्हें आपसे मिलने दिया जाए, इसलिए मैंने आपकी परमिशन के लिए कॉल किया है। क्या मैं उन्हें मना कर दूं? आकर्ष सिगरेट के कश लेते हुए अजीत को उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बैठाने बोलता है और अपनी सिगरेट को बुझा सीधे रूम में आता है। ऐश, जो कि बेड पर आराम से सोई हुई थी, उसकी चादर उसके सीने से सरक कर नीचे आ गई थी। आकर्ष ऐश के खुले सीने को देख खुद की बॉडी में गर्मी महसूस करता है। वो अपनी निचली बॉडी को देखता है जो कि टॉवल ऊपर से ही हार्ड दिखाई दे रही थी। वो नमे सिर हिला ऐश के पास पहुंच ऐश के उन निशानों से भरे सीने को देखता है। आकर्ष ने लव मेकिंग के दौरान ऐश को बहुत ही परेशान किया था। उसने उसकी पूरी बॉडी पर वाइट किया था, जिसके निशान साफ उसकी बॉडी पर दिखाई दे रहे थे, जो कि अब रेड से पर्पल हो रहे थे। उन निशानों को देख आकर्ष एक तिरछी मुस्कान लिए ऐश की कमर से चादर को उठा उसके कंधे तक ढक देता है और उसके माथे को चूम वह सीधे कवर्ड की ओर जाता है। यहाँ पर आकर्ष के लिए अलग से कपड़ों का सेट था, क्योंकि पहले वह जब भी यहाँ आता था तो कई बार वह घर ना जाकर इसी रूम में रुकता था और यहीं से फ्रेशन अप होकर अपनी मीटिंग अटेंड करता था। आकर्ष उसी में से एक कोट निकाल कर उसे पहन लेता है और ऐश को एक नज़र देख उस रूम से बाहर निकल जाता है और सीधे कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चला जाता है। करीब 2 घंटे बाद ऐश कसमसाते हुए उठती है। वह अपने हाथ से बिस्तर के दूसरी तरफ टिटोलती है जहां पर आकर्ष नहीं था। आकर्ष को फिर से अपने बाजू में ना देख ऐश चिढ़ते हुए उठती है तो उसकी शरीर पर ढकी हुई चादर खिसक कर नीचे आ जाती है। ऐश अपनी आंखों को मालते हुए अपनी अपर नेकेड बॉडी को देखती है तो चौंक जाती है। आकर्ष ने भले ही ऐश को बाथरॉब पहनाया था, पर उसने बाथरॉब की नॉट को नहीं बांधा था, जिससे ऐश का सामने का हिस्सा पूरा रिवील हो रहा था। वह जल्दी से बाथरॉब को पकड़ अपने सीने को ढकती है और बाथरॉब की नॉट को बांधती है। ऐश अपने बालों को पीछे कर पूरे रूम को देखती है जहां पर उसके अलावा कोई नहीं था। ऐश बेड पर अच्छे से बैठते हुए कहती है, मेरा पति सच में एक मॉन्स्टर है। मुझे इतना थका दिया, पर पता नहीं इनमें कैसी एनर्जी आती है। खुद तो आराम करते नहीं है और मेरी एनर्जी अलग चूस लेते हैं। ऐसा लगता है कि मेरी सारी एनर्जी सक कर ही यह काम में बिजी हो जाते, दिन रात बस काम काम काम। इतने में ही ऐश को अपने पेट की गुड़गुड़ाहट की आवाज आती है। उसे अब भूख लग रही थी। सुबह उसने नाश्ते के अलावा कुछ नहीं खाया था। वह पूरे रूम को देखती है, फिर उसे ध्यान आता है कि उसके कपड़े तो आकर्ष के केबिन में ही है, इसलिए वह बेड से उठती है। जैसे ही है अपने कदम नीचे रखती है, उसे अपने निचले एरिया में दर्द होता है और वह आकर्ष को कोसते हुए कहती है, प्रोफेसर सच में एक बीस्ट है। ऐसे तो इतनी केयर करेंगे, कोई नहीं कहेगा कि ये वही इंसान है जो बिस्तर पर जाते ही बिल्कुल जानवर बन जाते हैं। ऐसे ही ऐश आकर्ष को कोसते हुए वह रूम के बाहर सीधे आकर्ष के केबिन में पहुंचती है जो कि उसके रूम से अटैच था। ऐश देखती है कि उसकी साड़ी आकर्ष की टेबल के आसपास बुरी तरीके से गिरी हुई थी। वहीं पर उसके ब्लाउज, उसकी अंडरगारमेंट्स थी। अपने कपड़ों को इस तरह बिखरा हुआ देख ऐश को थोड़ी देर पहले की उनकी हॉट इंटीमेसी याद आ जाती है और ऐश की गाल लाल हो जाते हैं। ऐश की नज़र जैसे ही टेबल पर जाती है, उससे आकर्ष की वह पोजीशन आ गया याद आ जाती है जब आकर्ष उसकी पूरी बॉडी पर क्लेम कर रहा था और वो प्लेजर से मून कर रही थी। ये सब सोचते हुए ऐश की बॉडी उस प्लेजरेबल डेटोर से भर जाती है। उसके गल लाल हो जाते हैं। वह मन ही मन सोच रही थी कि उसके प्रोफेसर आखिर उसके साथ इतने रफ कैसे हो सकते हैं। वह आकर्ष के बारे में सोचते हुए सारे कपड़ों को उठाती है और रूम में आ जाती है। ऐश आकर्ष के कपड़ों को क्लॉथ बिन में रख देती है। अब वह अपने कपड़ों को तो उसमें नहीं डाल सकती थी, क्योंकि उससे यही पहनने थे।
ऐश उन्हें बेड पर रखकर बाथरूम की ओर चली जाती है क्योंकि ऐश को अपनी बॉडी पर पेन हो रहा था। वह एक बार शॉवर लेकर खुद को रिलैक्स करना चाहती थी। ऐश जैसे ही बाथरूम में जाती है उससे मिरर के सामने एक पैकेट दिखता है। ऐश उस पैकेट को देख उसके पास जाती है, उसे खोल के देखती है तो उसमें कपड़ों का सेट था। उस सेट को देख ऐश की आंखें छोटी हो जाती है। ऐश उस पैकेट से पूरे कपड़े निकालती है तो उसके साथ ही एक नोट गिरता है। ऐश उस नोट को उठाकर पढ़ती है तो जिसमें लिखा था, इससे यदि तुम पढ़ रही हो तो जाहिर सी बात है तुम उठ चुकी हो, और खबरदार जो तुमने अपनी वह बेहुदा साड़ी दोबारा पहनने की कोशिश की। मैंने यहाँ पर कुछ कपड़े रखे हैं, चुपचाप इन्हें पहन लेना, और यदि तुमने ये कपड़े नहीं पहने तो बाद के अंजाम के लिए तैयार रहना। आकर्ष की ऐसी प्यार भरी धमकी सुन ऐश मुस्कुराते हुए वह कपड़े खोलकर देखती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। असल में आकर्ष ने ऐश के लिए एक कुर्ते का सेट भेजा था जो कि ऊपर से नीचे तक ऐश को ढक देता। अभी ऐश ने जो साड़ी में सेक्सी एंट्री मारी थी उसे देखते हुए आकर्ष अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। ऐश लंबी सांस भर उन कपड़ों को वहीं रखती है और शॉवर के पास चली जाती है। वह अपना बाथरॉब उतार कर शावर को ऑन कर देती है। शावर का ठंडा पानी ऐश की बॉडी पर पड़ता है तो उसे अपनी बॉडी बहुत रिलैक्स महसूस होती है। कुछ देर शॉवर लेने के बाद ऐश बाथरूम में लगी टॉवल को अपनी बॉडी पर लपेट बाथरूम से कपड़े उठा रूम में आ जाती है। रूम में आकर ऐश दूसरे टॉवल से अपनी बॉडी पोंछती है। जैसे ही ऐश की नजर आईने में जाती है तो अपनी बॉडी पर आकर्ष के द्वारा दिए गए निशानों को देख ऐश उन्हें छूती है तो उनमें अभी भी उससे दर्द हो रहा था। वह आकर्ष को मन ही मन कोसते हुए जल्दी जल्दी कपड़े पहनती है। क्योंकि ऐश को बहुत तेज भूख लगी थी वह जल्दी से रेडी हो रूम से बाहर आती है, पर अब उसे यह नहीं पता था कि आकर्ष कहाँ चला गया है। उसे खाना खाना था, इसलिए वह आकर्ष के केबिन से जैसे ही बाहर निकलती है सामने खड़ी लड़की को देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है। सामने खड़ी लड़की ऐश को देख मुस्कुराते हुए उसे ग्रीट करती है। ऐश जिसे शक था कि यह वही लड़की है जिसने सुबह उसका कॉल उठाया था और खुद को आकर्ष की जीएफ कहा था। वह गुस्से में उसे घूरने लगती है। ऐश को ऐसे गुस्से में घूरते देख वह लड़की हड़बड़ा जाती है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे उसकी मैडम उसे ऐसे घूर रही है। वह इनोसेंट आवाज में पूछती है, सॉरी मैम, क्या गलती हो गई है मुझसे। इसके साथ ही वो सिर झुका लेती है। ऐश जिसे गुस्सा आ रहा था उस लड़की की इतनी प्यारी आवाज सुन वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर उससे अपनी कड़क आवाज में पूछती है, कौन हो तुम और यहाँ ऑफिस के बाहर क्या कर रही हो। चैप्टर 127 न्यू दोस्त। ऐश का गुस्सा थप्पड़। ऐश जैसे ही दरवाजा खोलकर केबिन से बाहर जाती है सामने उसे एक लड़की दरवाजे के पास रूम को गार्ड करते हुए दिखती है। आकर्ष के गेट के सामने लड़की को खड़ा देख ऐश अपनी आंखें छोटी कर उसे घूर कर देखती है और कड़क आवाज में कहती है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों खड़ी हो। सामने खड़ी लड़की डर से अपने सर को नीचे कर लेती है और डरते हुए कहती है, सॉरी मैडम, मैं बस अपना काम कर रही थी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या। अपने सवाल का सही जवाब न मिलने पर ऐश और गुस्से में उसे घूरते हुए कहती है, मैंने तुमसे क्या पूछा, उसका जवाब नहीं दिया तुमने। वह लड़की डरते हुए कहती है, मैडम मुझे यहाँ पर बॉस के पीए अजीत सर ने आपका वेट करने के लिए कहा है। ऐश अपनी आईब्रो रेज करते हुए कहती है, मेरा वेट करने, और वह क्यों। मैडम सर का ऑर्डर था कि जब आप रूम से बाहर आए तो कोई आपकी हेल्प और कंपनी देने के लिए यहाँ पर मौजूद रहे, इसलिए अजीत सर ने मुझे यहाँ पर आपका वेट करने का था कि जैसे ही आप कैबिन से बाहर आएंगी और आपको कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे बता सके। ऐश उसकी बात सुनकर धीरे धीरे कन्विंस हो रही थी। वह फिर भी अपनी इंक्वायरी जारी रखते हुए पूछती है, क्या तुम यहाँ पर जॉब करती हो। सामने खड़ी लड़की डरते हुए हाँ में सिर हिलाती है। ऐश वापस से अपनी आवाज को और कड़क करते हुए कहती है, कितना टाइम हो गया है। मैडम अभी मुझे 6 महीने हुए हैं यहाँ ज्वाइन किए हुए। क्या नाम है तुम्हारा। लगातार ऐश के द्वारा पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों को सुन वह लड़की कांपने लगती है और अपनी कांपती हुई आवाज में कहती है, जी दीदी दीप्ति शर्मा। तुम इतना कांप क्यों रही हो जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। ऐश के ऐसा कहने पर दीप्ति हड़बड़ाते हुए कहती है, जी नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। उसे ऐसे और कहते देख ऐश जोर जोर से हंसने लगती है। अपनी मैडम को ऐसे हंसते देख दीप्ति ना समझी में ऐश की ओर देखती है।
दीप्ति को ऐसे कंफ्यूज देख ऐश मुस्कुराते हुए कहती है, अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। ऐश की बात सुन दीप्ति थोड़ा रिलैक्स होती है और पूछती है, मैडम आपको कुछ चाहिए? मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर खड़ी। हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या तुम मुझे कैंटीन एरिया की तरफ ले जा सकती हो? ऐश की बात सुन दीप्ति तुरंत कहती है, मैडम आप क्यों परेशान हो रही हैं, आप यही वेट कीजिए, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ ले आती हूँ, आप मुझे बता दीजिए कि आप क्या खाएंगी। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो, चलो ना साथ में चलते हैं, वैसे भी मैं इस कंपनी में पहली बार आई हूँ, इसी बहाने मैं कंपनी को घूम भी लूंगी और तुम मुझे कंपनी के हर एरिया के बारे में डिस्क्राइब भी कर देना। ऐश की बात सुन दीप्ति हाँ में सिर हिलाती है। ऐश मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है, दीप्ति उसके पीछे पीछे आ रही थी। वह ऐश को हर एक डिपार्टमेंट के बारे में बताते जा रही थी। ऐश दीप्ति से पूछती है, क्या तुमने लंच कर लिया? दीप्ति अपना सर झुकाते हुए कहती है, नहीं मैडम अभी नहीं। तो ऐश आंखें बड़ी कर समय देखती है जहां पर 3 बजे बज रहे थे। वह दीप्ति से पूछती है, क्या यहाँ का लंच 3 बजे के बाद होता है? तो दीप्ति ऐश की बात का जवाब देते हुए कहती है, नहीं मैडम लंच 2 बजे हो जाता है। तो तुमने अभी तक लंच क्यों नहीं किया, अभी तो 3 बजे बज रहे हैं। ऐश की बात सुन दीप्ति कुछ नहीं कहती तो ऐश रुककर उसके तरफ मुड़ती और कहती है, बताओ भी तुमने अभी तक लंच क्यों नहीं किया? वह मैडम जिस टाइम पर लंच होने वाला था उसके जस्ट आधे घंटे पहले अजीत सर ने मुझे बॉस के केबिन के बाहर आपका वेट करने के लिए कह दिया, तो मैं आपका वेट कर रही थी। अरे तो तुम्हारे लंच का क्या, जब तुम्हें पता था कि अभी लंच टाइम है तो तुम खाना खा लेती, उसके बाद वेट कर लेती। नहीं मैडम, अजीत सर ने भरोसे के साथ मुझे कहा था कि आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं आपका वेट कर रही थी। दीप्ति की बात सुन ऐश को अच्छा लगता है पर उसे उसके लिए बुरा भी लग रहा था कि बेचारी वह 2.5 घंटे से ऐश का वेट कर रही थी और वह आराम से अपनी सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। ऐश दीप्ति का हाथ पकड़ते हुए कहती है, ठीक है तो फिर चलो तुम भी मेरे साथ खाना खा लेना। ऐश की बात सुन दीप्ति मना करते हुए कहती है, आपके साथ पर मैं कैसे? अरे डे से सब खाते हैं, वैसे अब चलो भी, जोरों की भूख लगी है। ऐश के ऐसे फ्रेंडली होने पर दीप्ति हल्का मुस्कुरा देती है। ऐश उससे कुछ ना कुछ बातें किए जा रही थी जिससे दीप्ति धीरे धीरे ऐश के साथ खुल रही थी। अब तो दोनों को देखकर लग ही नहीं रहा था कि दोनों बॉस एंड एम्प्लॉय हैं, वो दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे कि उनमें पक्की दोस्ती हो गई हो। दीप्ति ऐश को लेकर कैंटीन में आती है क्योंकि इस समय लंच ओवर हो गया था, इसलिए कैंटीन में कैंटीन स्टाफ के अलावा कोई नहीं था। दीप्ति ऐश की पसंद अनुसार खाना प्लेट पर लगाती है, दोनों एक टेबल में बैठकर खाना खाते हैं। ऐश को आकर्ष के ऑफिस का खाना टेस्टी लग रहा था, वो खाना खाकर खुश हो जाती है। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों अपना लंच करते हैं। ऐश दीप्ति से कहती है, भाई लंच तो हो गया पर मुझे कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, क्या यहाँ पर कुछ मीठा मिलेगा? तो दीप्ति ऐश की बात का जवाब देते हुए कहती है, मैडम मीठा तो नहीं है पर यहाँ आइसक्रीम बहुत अच्छी है, आप कहो तो मैं आइसक्रीम लेकर आऊं। दीप्ति की बात पर ऐश मुस्कुराते हुए कहती है, अरे वह आइसक्रीम नेकी और पूछ पूछ, आई लव आइसक्रीम, तुम मेरे लिए बटरस्कॉच लेकर आना और तुम्हें जो तुम्हारा फ्लेवर पसंद हो वह ले आना। ऐश की बात पर दीप्ति मुस्कुराते हुए आइसक्रीम लेने चली जाती है। दीप्ति अपनी और ऐश की पसंद की आइसक्रीम लेकर लौट ही रही थी कि सामने से आ रही एक लड़की से टकरा जाती है, जिससे दीप्ति के हाथ में पकड़ी हुई आइसक्रीम सामने खड़ी लड़की की वाइट शर्ट को गंदा कर देती है। दीप्ति के द्वारा अपनी महंगी शर्ट गंदी होने पर सामने खड़ी लड़की को इतना तेज गुस्सा आता है कि वह बिना सोचे समझे खींचकर एक थप्पड़ दीप्ति के गाल पर जड़ देती है। थप्पड़ इतना जोरदार था कि उस थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल पर गूंज जाती है। ऐश जो कि अपने मोबाइल पर कुछ कर रही थी, थप्पड़ की आवाज सुन जैसे ही सामने देखती है तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। सामने दीप्ति अपनी गाल पर हाथ रखे सिसक कर रो रही थी और सामने खड़ी लड़की उसके बारे में उल्टा सीधा बोले जा रही थी। यू ब्लडी इडियट, तुम्हें समझ में आता है तुमने मेरी कितनी महंगी कपड़े को खराब कर दिया? तुम्हें दिखता नहीं है क्या? तुम जैसे गरीब लोग इतने महंगे तो कभी अफोर्ड कर नहीं पाते, बस पैसे वसूलने के मौके ढूंढते हो। तुम गरीब लोगों की यही पहचान होती है। तुम जानती हो इस शर्ट की कीमत कितनी है? तुम साल भर भी काम करोगी तब भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगी। यू ब्लडी विच।
ऐश जो कि उस लड़की की पूरी बात सुन रही थी, उसकी हाथों की मुट्ठियां कस जाती है और वह गुस्से में उसकी तरफ बढ़ जाती है। दीप्ति के सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं पर डिपार्टमेंट की हेड थी। असलियत में कहा जाए तो यह एक बिगड़ी हुई बाप की औलाद थी। ये केवल राय इंडस्ट्रीज में आकर्ष के कारण ही जॉब कर रही थी, क्योंकि यह आकर्ष को पसंद करती है और उसे अपने जाल में फंसाना चाहती थी। और आप सभी ने सही अंदाजा लगाया, ऐश ने जब कॉल किया था तब इन्हीं ने आकर्ष का कॉल उठाया था और खुद को आकर्ष की गर्लफ्रेंड कहा था। दीप्ति सिसकते हुए कहती है, माफ करना रीमा मैडम, मैंने आपको देखा नहीं था। रीमा गुस्से से चीखते हुए कहती है, दो दो आंखें लगाई हुई हैं, इतने मोटे अस्म से भी नहीं दिखा डफर। तुम जानती हो मैं कौन हूं, यहाँ की होने वाली फ्यूचर मालकिन, तुम्हारे बॉस की जीएफ। उसे लड़की की बात सुन ऐश की त्योरियां चढ़ जाती है। ऐश गुस्से में अपनी सीट से उठती है और उस तरफ चली जाती है। रीमा लगातार दीप्ति को कुछ ना कुछ सुनाई जा रही थी। दीप्ति रीमा से अपना बचाव करते हुए कहती है, मैडम आप मुझसे पहले टकराई थी। मैं आपसे नहीं टकराई थी, मैं तो देखकर ही चल रही थी। वह आप थी जो फोन में बात करते हुए आ रही थी और आपका ध्यान मुझ पर नहीं था, और आपको इतनी ही अपनी शर्ट की चिंता हो रही है तो आप मुझे उसका प्राइस बता दीजिए, मैं उसके पैसे आपको दे दूंगी, पर आप मुझे ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकती। तू चुकाएगी मेरे शर्ट के पैसे? हाँ, जो खुद अपने घर के खर्च नहीं चला पाती, दो कौड़ी की लड़की। तू चुकाएगी? तुझे तो मैं बताती हूँ। इसके साथ ही रीमा दीप्ति को दूसरा चांटा मारने वाली थी कि कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ झटक खींचकर रीमा के गाल पर चांटा जड़ देता है। रीमा अपने गाल पर हाथ रख जैसे ही साइड में मुड़कर देखती है तो अपने सामने खड़ी लड़की को देख वह गुस्से से बौखला जाती है और चिल्लाते हुए कहती, हु आर यू? तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? चैप्टर 128 लड़ाकू ऐश खुलेआम किस। दीप्ति की बात सुनकर रीमा गुस्से से जैसे ही उसे दूसरा थप्पड़ मारने वाली होती है कि इतने में ही कोई उसका वह हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ घुमा दूसरे हाथ से एक जोरदार थप्पड़ रीमा के गालों पर जड़ देता है। ऐश के ऐसे थप्पड़ मारने पर कैंटीन के सभी एम्प्लॉय चौंक जाते हैं, क्योंकि रीमा कंपनी में पीआर की हेड थी और लोग ये भी जानते थे कि वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, इसीलिए कोई उससे पंगा नहीं लेता था। कैंटीन में एक लड़की जो कि पूरे सीन को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी, वो रीमा को थप्पड़ पड़ता देख तुरंत उस सीन को कंपनी के गॉसिप ग्रुप में सेंड कर देती है। उस एमएसजी को देखकर ये बात पूरी कंपनी में जंगल में लगी आग के डे से फैल जाती है, क्योंकि अधिकतर लोग रीमा के एटीट्यूड से परेशान ही रहते थे। वो लड़की पूरे सीन को लाइव कर देती है। सभी एम्प्लॉय जो कि इतने गोल्डन मोमेंट में नीचे नहीं थे, वो सभी अपना काम छोड़ लाइव स्ट्रीम देखने लगते हैं, जिसमें उन्हें ऐश का चेहरा नहीं दिखता, क्योंकि वो उनके तरफ पीठ करके खड़ी थी। उन्हें सिर्फ दीप्ति, रीमा और ऐश की पीठ दिख रही थी। थप्पड़ इतना जोरदार था कि रीमा 2 कदम पीछे हो जाती है और उसका चेहरा एक तरफ झुक जाता है। रीमा अपने गाल पर हाथ रख गुस्से में नागिन के जैसे फुफकारती हुई जैसे ही सामने देखती है तो उसके सामने 19-20 साल की एक लड़की खड़ी थी, जिसने इंडियन वेयर पहना हुआ था। वह देखने में सुंदर थी, पर रीमा को उसके कपड़े और पहनावा मामूली लग रहा था। रीमा गुस्से में कहती है, Who the hell are you with? How dare you slap me? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुम जानती हो मैं कौन हूं? एक सेकंड में तुम्हारी पूरी हस्ती तबाह कर सकती हूँ। रीमा के ऐसा बोलने पर ऐश अपने दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए कहती है, तुम मेरी हस्ती तबाह करोगी क्या? तुम्हारी औकात है मेरे सामने खड़े रहने की? जो बात कर रही है? ऐश इतराते हुए कहती है। ऐश की बात पर रीमा जोर जोर से हंसने लगती है। रीमा को लग रहा था कि ये लड़की मेरे बारे में कुछ नहीं जानती है, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। ऐश और दीप्ति रीमा को ऐसे हंसते देख रहे थे जैसे कि वह किसी पागल को देख रहे हैं। ऐश उससे टोंट करते हुए कहती है, दीप्ति लगता है मेरा थप्पड़ इसके दिमाग के स्क्रू ढीले कर गया है, तभी तो देखो कैसे यह पागल हो गई है, इसलिए ये लगातार हंसे जा रही है। ऐश के ऐसा कहने पर रीमा जो कि हंस रही थी उसकी हंसी गायब हो जाती है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह गुस्से से ऐश की तरफ देखती है और कहती है, पागल तो मैं तुझे करूंगी कमीनी, तू जानती नहीं है तूने किसके ऊपर हाथ उठाया है। अच्छा, क्या मैं जान सकती हूँ कौन है आप? मोहतरमा ऐश की बातों में सार्काज़म था, जिसे रीमा काफी अच्छे से समझ रही थी।
वो इतराते हुए काफी कॉन्फिडेंस से कहती है, इस कंपनी की होने वाली मालकिन हूं मैं। एक सेकंड नहीं लगेगा तुझे और तेरी इस दोस्त को यहां से उठाकर फेंकने में। रीमा की बात सुनकर ऐश अपनी आईब्रो रेज करते हुए कहती है, तुम और इस कंपनी की होने वाली मालकिन। ऐश अपनी उंगली रीमा की तरफ कर उसे ऊपर से नीचे देखती है। रीमा टशन में आते हुए कहती है, आकर्ष राय कपूर की फ्यास से हूं मैं। रीमा के ऐसे कहने पर उसे सुबह की वह कॉल याद आती है कि जब उसने सुबह आकर्ष को कॉल किया था तब किसी लड़की ने कॉल उठाया था और वह खुद को आकर्ष की गर्लफ्रेंड कह रही थी। अब ऐश को उस लड़की और रीमा की आवाज कुछ मिली जुली लगती है। उसे समझते देर नहीं लगती कि उसके सामने खड़ी ये नमूनी ही थी जिसने आकर्ष का कॉल उठाया था। ऐश गहरी सांस ले मन में सोचती है, कामखा ही वो अपने प्रोफेसर पर शक कर रही थी। उसे मन ही मन रीमा के ऊपर हंसी आ रही थी कि कोई इतनी बड़ी गलतफहमी में आखिर रह कैसे सकता है, ये लड़की सच में सेल्फ ऑब्सेस्ड है। ऐश को खुद के ख्यालों में देख रीमा को लगता कि ऐश उससे डरकर चुप हो गई है। वो विनिंग स्माइल लिए ऐश से कहती है, हम जल्द ही शादी करने वाले हैं और मैं इस पूरी कंपनी की मालकिन बन जाऊंगी। रीमा की बात सुन ऐश दीप्ति की तरफ देख सार्काज़्म टोन में कहती है, दीप्ति क्या तुम्हारे बॉस जल्द ही इस नामुनी से शादी करने वाले हैं जिसे ना बात करने की तमीज है ना कपड़े पहनने का ढंग। आखिर इसे हायर किसने किया है यहाँ पर। ऐश लगातार रीमा के ऊपर वार पे वार किए जा रही थी। सारी कंपनी दोनों की लड़ाई को दिलचस्पी के साथ सुन रही थी। ऐश के ऐसा कहने पर रीमा बौखलाते हुए कहती है, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस। तुम जानती ही क्या हो मेरे बारे में। इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बेटी हूं मैं। तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। बहन जी खुद को देखा है कभी और तुम लगती क्या हो इस न्यूवी की और इस ऑफिस में कर क्या रही हो। मुझे तो तुम यहाँ की एम्प्लॉय दिख नहीं लग रही हो। आखिर तुम्हें घुसने किसने दिया इस कंपनी में। ऐश अपने हाथों में फूंक मारते हुए कहती है, जैसे कि तुमने पहले कहा कि तुम इस कंपनी की होने वाली मालकिन हो तो तुम ये समझ लो कि मैं इस कंपनी की हो चुकी मालकिन हूँ। ऐश की बात सुन रीमा जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, बहुत अच्छी गलतफहमी पालकर रखी है तुमने आकर्ष। वह भी तुम जैसी बहन जी के साथ शादी करेगा। इम्पॉसिबल, वह सिर्फ मुझसे शादी करेगा। उसका और मेरा स्टैंडर्ड एक है। तुम जैसी बेवकूफ़ और बदसूरत लड़की को आकर्ष मुंह भी नहीं लगाए। अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगी। वो मुझे मुंह भी लगाएंगे और मैं इस कंपनी में राज भी करूंगी। ओह हेलो मैडम, अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ। तुम्हें तो मैं अब बताती हूँ कि तुम्हारी असली औकात क्या है। रीमा बहुत जोर जोर से सिक्योरिटी सिक्योरिटी चिल्लाने लगती है। कैंटीन के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे वह जल्दी से आगे आते हैं और रीमा के सामने सर झुकाते हुए कहते हैं, जी मैडम। रीमा ऐश की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इस बहन जी को इस कंपनी के बाहर का रास्ता दिखाओ और ध्यान रहे मुड़कर भी यह इस कंपनी के अंदर नहीं आनी चाहिए। और फिर दीप्ति की तरफ मुड़ के, और तुम न्यू भी, तुम्हें तो मैं बताती हूँ कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। बहुत उड़ली तुम आसमान में, अब मैं तुम्हें सीधे जमीन लाकर पटकूंगी और जिस पर तुम घमंड कर रही हो ना, इस 2 टके की नौकरी पर तुम्हें यूं चुटकियों में निकलवा दूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। रीमा बॉडीगार्ड से ऐश को बाहर ले जाने के लिए कहती है। जैसे ही बॉडीगार्ड ऐश को पकड़ने वाले थे कि इतने में ही कैंटीन में एक गंभीर और कोल्ड आवाज गूंज जाती है। क्या हो रहा है यहाँ पर। उस आवाज को सुनकर ऐश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। रीमा जो कि बड़े ही एटीट्यूड में खड़ी थी, आकर्ष को आते देख विक्टिम कार्ड खेलते हुए खुद इनोसेंट चेहरा बना लेती है। जैसे ही आकर्ष और अजीत उनके पास आते हैं तो उन दोनों की नज़र दोनों लड़कियों पर जाती है। अजीत जो कि दीप्ति की ओर देख रहा था, उसके चेहरों पर उंगलियों के निशान देख उसके हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। हमारे अजीत बाबू हमारी दीप्ति मैडम को पसंद करते हैं। जब से दीप्ति ने इस कंपनी में इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू को अजीत ने ही लिया था। दीप्ति तो उन्हें पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, इसलिए उसने जानबूझकर दीप्ति को ऐसी पोजीशन दी जिससे वह उसके आसपास रह सके। दीप्ति के चेहरे पर चांटे के निशान देख उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है। वह समझ चुका था कि दीप्ति को चांटा इस चुड़ैल रीमा ने ही मारा होगा, पर वह अपने बॉस के सामने अभी कुछ बोल नहीं सकता था, इसलिए चुपचाप अपने गुस्से को दबाए खड़ा था।
आकर्ष सीधे ऐश के बाजू में खड़ा हो जाता है। रीमा जो कि इनोसेंट बनते हुए आकर्ष को देख रही थी, उसे ऐश के बाजू से खड़ा देख उसकी हाथों की मुट्ठियां बंध जाती हैं। फिर भी वह ऐश को आकर्ष की नज़र में गिराने उद्देश्य से कहती है, सर देखिए ना, एक तो ये लड़की बिना किसी की परमिशन के यहाँ ऑफिस के अंदर आ गई है और मेरे ऊपर आइसक्रीम गिराने के बाद बिना मुझे सॉरी बोले इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और उल्टा मुझे ही थप्पड़ मारा, और मैं इससे यहाँ से निकलने के लिए कह रही हूँ तो यह उल्टा मेरे से बहस कर रही हैं। ऐश मैडम भी कहाँ कम थी। वो रीमा की बात सुनकर आकर्ष की तरफ देखती है और कहती है, प्रोफेसर आपने बताया नहीं कि आप फिर से शादी करने वाले हैं और मुझे आज ही पता चला कि ये मिस आपकी फियांसे हैं। रीमा जो कि आकर्ष की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी, ऐश की बात सुन उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। आखिर ऐश आकर्ष के सामने ये सब कैसे बोल सकती है। उसे अब आकर्ष के गुस्से से डर लग रहा था कि पता नहीं आकर्ष कैसे रिएक्ट करेगा। आकर्ष ऐश की बात सुन अपनी तेज और तीखी नजरों से रीमा को घूरता है। रीमा जो कि आकर्ष की तरफ ही देख रही थी, आकर्ष की ऐसी नजरों को देख वह अपना सर झुका लेती है। लगता है मिस रीमा ने कुछ ज्यादा ही गलतफहमी पाल कर रखी है। आपकी गलतफहमी को दूर करने का वक्त आ गया है। ये सब कहते हुए आकर्ष बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वह ऐश के सामने ही अपना रौद्र रूप में आ जाता। आकर्ष के ऐसा बोलने पर रीमा के पूरे शरीर में झंझनाहट फैल जाती है। उसे अब डर लग रहा था कि आकर्ष उसके साथ आखिर करेगा क्या। वह रीमा को ऐसे डरते देख एक विनिंग स्माइल देती है और कहती है, तुम बोल रही थी ना कि तुम्हारा बॉस मुझे मुंह भी ना लगाएगा, अब मुझे मुंह भी लगाएंगे व्हाट मी। इसके साथ ही ऐश आकर्ष की टाई को अपने तरफ खींचती है, जिससे आकर्ष ऐश की तरफ झुक जाता है। ऐश अपने एड़ियों को उठा अपने दोनों हाथ आकर्ष के गले में लपेटती है और अपने होठों को उसके होठों से जोड़ देती है और उसे किस करने लगती है। ऐश के ऐसे बोल्ड मूव को देख सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सभी को अब ऐश के लिए डर लग रहा था कि आखिर इस लड़की ने शेर की गुफा में जाकर खुद मरने का विचार किया है। सभी ऐश को सहानुभूति से देख रहे थे। चैप्टर 129 लाइव स्ट्रीम किस सेड्यूस्ड फायर। ऐश के होंठ आकर्ष के होठों पर थे। ऐश आकर्ष के होठों को किस करने की कोशिश कर रही थी पर उससे हो नहीं पा रही थी। वह एक लॉलीपॉप के जैसे आकर्ष के होठों को चूस रही थी। अचानक ऐश के ऐसे किस करने से आकर्ष तो बिल्कुल चौंक कर रह जाता है, पर ऐश को ऐसे किस करते देख वह अपनी आंखें बंद कर ऐश की कमर में अपना हाथ डालता है और उसे खुद से चिपका लेता है। आकर्ष ने ऐश को हल्का ऊपर उठा लिया था, जिससे ऐश आकर्ष के गले में अच्छे से अपने हाथों को बांधकर आकर्ष को और गहराई से चूमने लगती है। आकर्ष ऐश की किस में खुद को खोता हुआ महसूस कर रहा था। ऐश जिसने किस शुरू की थी, लेकिन आकर्ष उसमें लीड लेते हुए ऐश के लिप्स को शक करने लगता है और उसे गहराई से चूमने लगता है। दोनों ही कपल एक दूसरे को काफी इंटेंस तरीके से किस कर रहे थे। आकर्ष जो कि ऐश की किस में हद से ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका था, वह अपनी जीभ को ऐश के मुंह में इंटर करता है और उसे फ्रेंच किस करने लगता है। दोनों ही कहाँ खड़े थे उन सब को भूल बस एक दूसरे में खोए हुए थे। सभी लोग उनको ऐसे खुलेआम किस करते हुए देख अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं। जो लड़की पूरे सीन को लाइव स्ट्रीम कर रही थी उसके हाथ अपने आप ही अपने मुंह पर आ जाते हैं। पूरी कंपनी में ऐश्वर्या आकर्ष का किसिंग सीन वाला वीडियो चल रहा था। हर एक कंपनी के एम्प्लॉय के मोबाइल में उनके सीईओ और वह लड़की एक दूसरे को काफी डीपली किस करते हुए दिख रहे थे। आकर्ष का ऐसा रूप इन लोगों ने पहली बार देखा था। उन सबको तो यही लग रहा था कि उनके बॉस उस लड़की को खुद से दूर कर देंगे, लेकिन जब सभी ने देखा कि आकर्ष भी उसे ऐसे किस में इन्वॉल्व हो रहा है तो सभी के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहती। पर सभी उन दोनों को ऐसे डीपली किस करते हुए देखा हल्का हल्का शर्मा आने लगते हैं। कंपनी में जो कपल थे वह एक नज़र एक दूसरे को देखते हैं और उनके मन में भी आता है कि काश वह लोग अगर अपने रिलेशनशिप को ना छुपा रहे होते तो अपने बॉस की तरह ऐसे खुलेआम एक दूसरे को किस करते। ऐश और आकर्ष को ऐसे किस करते देख अजीत जल्दी से दीप्ति के पास जाता है और उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए तुरंत पीछे मुड़ जाता है। दोनों बॉडीगार्ड भी अपनी नजरें झुका लेते हैं। रीमा अपनी खुली बड़ी बड़ी आंखों से उन दोनों को किस करते हुए देख रही थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि आकर्ष उस बहन जी जैसी दिखने वाली लड़की को किस कर रहा था। उस लगा नहीं था कि आकर्ष का टेस्ट ऐसा होगा।
काफी देर तक एक दूसरे के लबों का जाम पीने के बाद ऐश उसके होठों से दूर होती है, हालांकि आकर्ष का मन अभी भी नहीं भरा था। आकर्ष ऐश के ऐसे दूर होने पर ऐश के चेहरे के नजदीक जाता है। आकर्ष को वापस से नजदीक आता देख ऐश जो कि हल्का शर्मा आने लगती है। आकर्ष ऐश के कान के पास अपनी गर्म सांसों को छोड़ते हुए कहता है, बीवी तुमने मेरे अंदर की हार्डनेस को हवा दे दी है और उस आग को वापस से भड़का दिया है। लगता है अभी कुछ देर पहले का हमारा इंटीमेट सेशन तुम अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए हो, पर तुम चिंता मत करना, घर आने के बाद मैं तुम्हें पूरी रात काफी अच्छे से सेटिस्फाइड करूंगा। आकर्ष के ऐसा कहने पर ऐश के गाल लाल हो जाते हैं। आकर्ष ऐश को ऐसे शर्माते देख उसके माथे को चूमते हुए कहता है, तुम अब सीधे घर जाओगी, अजीत तुम्हें घर छोड़ देगा। ऐश आकर्ष की बात सुन हाँ में सर हिला देती है। वैसे तो आकर्ष का मन बिल्कुल भी ऐश को छोड़ने का नहीं था, क्योंकि भले ही वह दोनों अभी थोड़ी देर पहले इंटीमेट हुए थे, पर ऐश के वापस से ऐसे करीब आ जाने से उसके मन में ऐश को फिर से पाने की लालसा बढ़ चुकी थी। वह जल्द से जल्द ऐश को अपने नीचे महसूस करना चाहता था, पर वह अभी ऑफिस के मामलों को सेटअप करना चाहता था, इसलिए ऐश के माथे को फिर से चूमते हुए कहता है, अब तुम सीधे घर जाओगे, हम शाम को मिलेंगे। आकर्ष अजीत को इशारा करता है। अजीत ऐश को लेकर सीधे पार्किंग एरिया की तरफ जाने लगता है। ऐश के जाते ही आकर्ष का चेहरा जो कि अभी तक शांत था वह खतरनाक हो जाता है और वह गुस्से में घूमते हुए रीमा से कहता है, मेरे ऑफिस में आओ। सभी लोग जो वीडियो में अपने बॉस को किस करते हुए देख रहे थे, अपने बॉस का वापस से पुराने विकराल रूप में देख सभी के हाथों से मोबाइल लगभग गिरते गिरते बचता है। वह जल्दी से ग्रुप से बाहर हो अपनी सीट पर बैठ काम करने लगते हैं। जो लड़की लाइव स्ट्रीम कर रही थी वह जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। वह नहीं चाहती थी कि बॉस को पता चले कि वह उनकी पर्सनल मोमेंट को ऐसे सबके सामने कंपनी को लाइव दिखा रही है। रीमा जो कि ऐश के ऐसे आकर्ष को किस करने से जली जा रही थी, आकर्ष को इतने गुस्से में देख उसकी सिटी पिटी गोल हो जाती है। अब उसे आकर्ष से डर लग रहा था कि आखिर आकर्ष उसके साथ करेगा क्या। वह इतना तो समझ गई थी कि जिस लड़की को उसने इतना कुछ सुनाया है वह कोई मामूली लड़की नहीं है। आकर्ष गुस्से में रीमा को देखते हुए अपने तेज भारी कदमों से कैंटीन से निकल सीधे अपने केबिन की ओर चला जाता है। रीमा जिसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी आकर्ष के केबिन में जाने की, वो डरते हुए आकर्ष के केबिन की तरफ चली जाती है। दीप्ति जो कि रीमा को ऐसे डरते हुए देख रही थी, उसके चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान आती है और वह मन में कहती है, लोगों को अपने कर्मों का फल यही मिलता है। इसके साथ ही वह गहरी सांस ले चुपचाप अपने केबिन की ओर चली जाती है। रीमा जैसे ही आकर्ष के केबिन के सामने पहुंचती है, उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वह आकर्ष के केबिन में जाए, पर उसे ऐश की किस याद आ जाती है। आकर्ष उस लड़की के किस करने से उसे किस करने लगा था, उसे याद का रीमा में कॉन्फिडेंस आता है और वह मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है, जब वो बहन जी बॉस को सेड्यूस कर सकती है फिर तो मैं मॉडर्न लड़की हूँ और बॉस के स्टैंडर्ड की क्यों ना मैं बॉस पर ट्राई करूँ और मेरा तुक्का लग जाए और बॉस मेरे हो जाए। इसके साथ ही रीमा मन ही मन हंसते हुए जल्दी से अपनी शर्ट के बटन खोल शर्ट उतार देती है, जिससे उसके ब्रा से उभार दिखने लगते हैं। वह अपनी स्कर्ट को हल्का ऊपर करती है और सेडेक्टिव तरीके से मुस्कुराते हुए आकर्ष के केबिन का डोर नॉक करती है। आकर्ष अपनी गंभीर आवाज में उससे अंदर आने का कहता है। रीमा जैसे ही अंदर पहुंचती है, अंदर एक अलग ही माहौल था। आकर्ष के केबिन में ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल तापमान नीचे गिर गया हो। रीमा को आकर्ष के केबिन में ठंड का एहसास हो रहा था। आकर्ष जैसे ही रीमा की तरफ देखता है, रीमा को इतने कम कपड़ों में देख उसकी आंखें रेड ब्लड हो जाती है। उसे रीमा के इस तरह आने का मतलब काफी अच्छी तरीके से समझ आ रहा था। रीमा उससे सेड्यूस करना चाहती हूँ ये सोचकर ही उसके हाथों की नसें फूलने लगती है। ऐश के अलावा कोई उसके बारे में ये सोच रखे ये उसे कतई मंजूर नहीं था। वह हुए जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाती है, आकर्ष की आग उगलती आंखों में देख वह अपना थूक गटकती है। आकर्ष उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, क्या है ये सब मिस रीमा, कैसे बेहुदा कपड़े पहने हुए हैं आपने, क्या आप भूल गई हैं कि ये आपका बेडरूम नहीं वर्क प्लेस है। रीमा अपनी सफाई देते हुए कहती है, सर ऐसा कुछ नहीं है, उस लड़की को पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है, आप देख सकते थे मेरे कपड़ों में आइसक्रीम गिरी हुई थी, बस मैं उसी कारण से मैंने वो शर्ट निकाली है, मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं थे। अच्छा ऐसी बात है तो फिर आपको वही गंदे कपड़े पहन के अंदर आना चाहिए था।
आपका यहाँ अपने इंटरव्यू में आना आखिर आप साबित क्या करना चाहती है? आकर्ष के ऐसा कहने पर उसे इतना तो समझ आ गया था कि आज से उसे ही इनिशिएट लेना होगा, इसलिए वह तुरंत आकर्ष के पास जाती है और उसके ऊपर झुकते हुए उसके हाथ को पकड़ सीधे अपने सीने पर रख देती है। अपने हाथों को रीमा के सीने में देख आकर्ष एक गंदगी के जैसे उससे अपना हाथ छुड़ा उसे जोर का धक्का देता है। आकर्ष के ऐसे धक्का देने से रीमा पीछे जाकर दीवार से टकरा गिर जाती है, जिससे उसे हल्की चोट लगती है। आकर्ष उसे घाइन भरी नजरों से देख रहा था। रीमा आकर्ष के ऐसे धक्का देने से एकदम चौंक गई थी। उसे तो लगा था कि यदि वो आकर्ष के करीब जाएगी तो आकर्ष उसकी खूबसूरत बॉडी को देखकर फिसल जाएगा और रीमा उसके साथ संबंध बनाकर इस कंपनी पर राज करेगी। पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया था। लेकिन वह हार ना मानते हुए तुरंत उठती है और चलते हुए आकर्ष के करीब आती है। आकर्ष उसे अपनी आग उगलती आंखों से देख रहा था। रीमा आकर्ष की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ बॉस, क्या मैं आपको सेक्सी नहीं लगती? उस बहन जी से तो लाखों गुना मैं सेक्सी हूं। जब आप उसे किस कर सकते हैं तो मेरे साथ इंटीमेट क्यों नहीं हो सकते? रीमा अपनी बॉडी पर सेडिक्टिव वे में हाथ फेरते हुए, मेरा फिगर देखिए। आकर्ष तो उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। वह एक गुस्से से चिल्लाते हुए सिक्योरिटी को आवाज लगाता है। आकर्ष की ऐसी डेंजरस दिल दहला देने वाली आवाज को सुन रीमा डरते हुए पीछे हो जाती है। रीमा को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके शरीर से जान निकल गई है। आकर्ष की आवाज सुन सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से अंदर आते हैं। आकर्ष उन्हें देख अपनी डैंगरस आवाज में आग उगलती नजरों से रीमा को देखता और कहता है, इस भूरे के ढेर को मेरे केबिन से अभी के अभी दफा करो। आज के बाद ये हमारी कंपनी में दिखनी नहीं चाहिए। आकर्ष की बात सुन रीमा की ऐसी स्थिति हो गई थी कि उसे काटो तो खून नहीं। वह आकर्ष से लगातार गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी, प्लीज सर, मुझे इस जॉब से मत निकालिए। मुझसे जो भी गलती हुई है मैं उसके लिए आपसे माफी मांग लूंगी। पर आकर्ष उसकी कोई बात ना सुनकर सीधे सिक्योरिटी को इशारा करता है। सिक्योरिटी गार्ड रीमा को घसीटते हुए आकर्ष के केबिन से निकालते हैं और कंपनी के बाहर कर देते हैं। कंपनी के सभी एम्प्लॉय रीमा की ऐसी हालत देख रहे थे, पर सभी को रीमा के ऊपर कोई दया नहीं आ रही थी। सभी रीमा के जाने से इतना तो समझ गए थे कि जिस लड़की को रीमा ने ऑफेंड ओपन किया है वह कोई मामूली लड़की नहीं है। रीमा को धक्के मारकर कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था। रीमा गुस्से से एक नज़र कंपनी की तरफ देखती है और मन में कुछ सोचते हुए वहां से निकल जाती है। चैप्टर 130 आकृति जी ने सुनी ऐश की सिसकियां। बॉडीगार्ड रीमा को लेकर आकर्ष के केबिन से बाहर निकल गए थे, पर आकर्ष का चेहरा अभी भी वैसे ही कठोर बना हुआ था। उसे अभी भी अपनी बॉडी पर रीमा को छुवन महसूस हो रही थी, जिससे आकर्ष को खुद से घिन आ रही थी। वह जल्दी से इंटरकॉम उठाता है और कॉल करता है। सामने से उसकी सेक्रेटरी कॉल रिसीव करती है। आकर्ष अपने वैसे ही कोल्डोरे के साथ कठोर आवाज में कहता है, किसी को मेरे रूम में भेजो, मेरा पूरा रूम क्लीन करवाओ। जी सर, सामने से सेक्रेटरी ने कहा। इसके साथ ही आकर्ष गुस्से से उठता है और सीधे अपने रूम से अटैच कमरे में चला जाता है। आकर्ष जैसे ही रूम में आता है उससे ऐश की भीनी भीनी खुशबू आती है। ऐश को महसूस कर आकर्ष को बॉडी काफी अच्छा महसूस कर रही थी। वो बाथरूम अपने सारे कपड़े रिमूव कर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और अपनी पूरी बॉडी को हाथों से रगड़ने लगता है। उसे अभी भी अपनी बॉडी में रीमा की छुअन महसूस हो रही थी, जिसके कारण उसकी नशे वापस से तन जाती है। अभी जो रिलैक्स उसे ऐश की खुशबू से मिला था वापस से घिन में बदल जाता है। आकर्ष समझ चुका था कि उसे अपनी प्यारी बीवी ऐश के पास जाना होगा। ऐश के पास जाते ही आकर्ष खुद को रिलैक्स महसूस करता था, इसलिए वह जल्दी से बाहर अपने कपड़े निकलता है और उन्हें पहन अपनी पर्सनल लिफ्ट से सीधे पार्किंग एरिया में जा रॉय विला की ओर निकल जाता है। ऐश, जो कि अभी कुछ देर पहले ही कंपनी से लौटी थी, सबसे कुछ देर बातें करने के बाद वह अपने रूम में चली जाती है। इस समय ऐश अपने सारे कपड़ों को वही रूम में उतार सीधे बाथरूम में जा गाना गुनगुनाते हुए मस्त कोल्ड शावर ले रही थी। इतनी हॉट इंटीमेसी के बाद भले ही आकर्ष ने ऐश को नहला दिया था, पर फिर भी उसे अपनी बॉडी में थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वह अपने सारे कपड़ों को रिमूव कर शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। शावर का ठंडा पानी धीरे धीरे उसकी बॉडी को रिलैक्स कर रहा था। ऐश गाना गुनगुनाते हुए शावर के मजे ले रही थी कि
तभी पीछे से कोई उसकी कमर में हाथ डाल उसे खुद से चिपका लेता। ऐश जो कि आंख बंद करके शावर ले रही थी, अचानक ही किसी के टच को महसूस कर वह जल्दी से अपनी आंखें खोलती है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें आकर्ष की इंटेंस नजरों से टकराती है। आकर्ष उसे अपनी गहरी नजरों से देख रहा था। ऐश आकर्ष की नजरों को अपनी बॉडी पर महसूस कर सिहर जाती है। आकर्ष लगातार ऐश की पूरी बॉडी को अपनी आंखों से स्कैन कर रहा था। आकर्ष को ऐसे अचानक अपने पीछे देख और उसकी आंखों की इंटेंसिटी देख ऐश खुद को संभालते हुए हकलाकर कहती है, आप तो शाम को आने वाले थे ना प्रोफेसर, अचानक से अभी यहाँ कैसे? आकर्ष ऐश की कमर से धीरे धीरे अपने हाथों को उसकी अपर बॉडी की तरफ ले जाते हुए उसकी गर्दन में स्मॉल किसेज करता है और उसके कान के एयर लोब को काटते हुए सरगोशी से कहता है, शायद तुम भूल रही हो बीवी कि तुमसे मैंने कंपनी में क्या कहा था। आकर्ष की ऐसी छुअन को महसूस कर ऐश धीरे धीरे अपनी बॉडी को हॉट होते हुए महसूस कर रही थी। वह हल्का हल्का कांपते हुए कहती है, कौन सी बात? आकर्ष ऐश की बात सुन उसके गले में बाइट करते हुए कहता है, यही कि घर में तुम्हें मैं अच्छे से सेटिस्फाइड कर दूंगा। आकर्ष के ऐसे बाइट करने से ऐश की तेज चीख निकल जाती है। आकर्ष ऐश की चीख को सुन उस जगह पर शक करते हुए किस करने लगता है। अब धीरे धीरे आकर्ष जो कि रीमा के छूने से बेचैन था, ऐश की बॉडी को अपने पास महसूस कर वह रिलैक्स हो रहा था। आकर्ष की बॉडी ऐश के पास आते ही हार्ड होने लगी थी। ऐश जो कि बिना कपड़ों के ही आकर्ष के सामने पीठ करके खड़ी हुई थी, उसे भी महसूस हो रहा था कि इस समय आकर्ष ने कपड़े नहीं पहने हैं। आकर्ष की हार्डनेस उसे अपने पीछे महसूस हो रही थी, जिससे ऐश की सांसें तेज होने लगती है। वह गहरी सांसें लेते हुए कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं प्रोफेसर? अपना वादा पूरा। ये सब आकर्ष ने काफी सेडिक्टिव वे में कहा था, जिससे ऐश बिल्कुल कांप जाती है। आकर्ष के इस वे में कहने से है ऐश शर्मा जाती है। आकर्ष अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहता है, तुम्हारी ये हॉट बॉडी मेरी बॉडी को ऐसे रिएक्ट करने पर मजबूर कर रही है। आकर्ष की बात सुन ऐश एकदम से आकर्ष के सामने मुड़ जाती है। आकर्ष ऐश के ऐसे मुड़ने से उसकी कमर में हाथ डाल उसे खुद से चिपका लेता है। ऐश ऐसे करने पर ऐश के पीठ जैसे ब्रेस्ट आकर्ष को अपने सीने पर महसूस हो रहे थे, जिन्हें महसूस कर उसकी पकड़ ऐश की कमर पर कस जाती है। ऐश जो कि आकर्ष को खुद से दूर करने के लिए मुड़ी थी, अब उसे अपनी इस मूव पर अफसोस हो रहा था कि उसने सोते हुए शेर को और भड़का दिया। आकर्ष ऐश को इंटेंस नजरों से देखते हुए धीरे धीरे अपने कदम ऐश की तरफ बढ़ाता है। ऐश जो कि जानती थी कि यदि उसने अब आकर्ष को नहीं रोका तो आगे वापस से उसके साथ वही होगा जो कि सुबह हुआ था। ऐश अपने कदम पीछे लेने लगती है, पर वह बेचारी यह भूल गई थी कि इस समय वह बाथरूम में है। ऐश सीधे बाथरूम की दीवार से चिपक जाती है। ऐश दीवार से चिपकते ही अपनी मासूम आंखों से आकर्ष को देखती है। ऐश जिसे पता चल चुका था कि अब उसके बचने की कोई होप नहीं है। ऐश की ऐसी आंखों को देख आकर्ष ऐश के नजदीक अपने चेहरे को लाते हुए कहता है, डोंट बी एक्ट लाइक इनोसेंट बीवी। तुम अपना चेहरा ऐसा बिल्कुल नहीं बनाओगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी प्यार से पेश नहीं आने वाला हूँ। आई वॉन्ट हार्ड एंड फास्ट वाइल्ड लव मेकिंग। इसके साथ ही आकर्ष ऐश के होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसके होठों को शक करने लगता है। ऐश जो कि इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, आकर्ष द्वारा किए गए हमले से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। आकर्ष ऐश को लगातार किस करते हुए उसकी आंखों पर अपना हाथ रखता है और उसे गहराई से चूमने लगता है। आकर्ष का दूसरा हाथ ऐश की कमर से धीरे धीरे अपर बॉडी की तरफ आ रहा था। ऐश जो कि आकर्ष के ऐसे किस करने से गहरी सांस ले रही थी, जिससे उसकी अपर बॉडी पर और डाउन हो रही थी। आकर्ष उसके एक ब्रेस्ट को पकड़ अपने हाथों में भर लेता है और उसे मसलने लगता है। आकर्ष के ऐसा करने पर उसकी पूरी बॉडी में सिहरन दौड़ जाती है। अब वह धीरे धीरे अपने आप को आकर्ष के लिए लूज महसूस कर रही थी। वह भी आकर्ष की किस में इन्वॉल्व हो आकर्ष के जैसे वाइल्ड किस करने लगती है। दोनों ही एक दूसरे की प्यासे की तरह चूम रहे थे। ना आकर्ष पीछे हटने का नाम ले रहा था और न ही ऐश। दोनों ही काफी एग्रेसिव होकर एक दूसरे को स्मूच कर रहे थे। उन दोनों की जीभ एक दूसरे के साथ खेल रही थी। आकर्ष ने ऐश के मुंह के हर कोने को अपने होठों से शक किया था। आकर्ष की जीभ लगातार ऐश के मुंह में एक्सप्लो कर रही थी और उसके हाथ ऐश के ब्रेस्ट को मसल रहे थे। आकर्ष धीरे धीरे अपने दूसरे हाथ को ऐश की निचली बॉडी की ओर ले जाने लगता है।
अपने मिड एरिया पर आकर्ष के हाथों को महसूस कर ऐश हल्का साहम जाती है। आकर्ष जैसे ही ऐश को नीचे टच करता है उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ जाती है। वो अपने होठों को ऐश के होठों से अलग कर अपनी गहरी आवाज में कहता है, मुझे लगता है कि तुम मुझे अपने अंदर महसूस करने के लिए काफी बेताब हो बीवी। देखो अभी मैंने तुम्हें थोड़ा ही टच किया है लेकिन तुम इतनी वेट हो कि ऐसा लग रहा तुम मुझे पूरा ही निगल जाओगे। इधर दूसरी तरफ आकृति जी, जिसे मालूम नहीं था कि आकर्ष घर आ गया है, वो ऐश को बुलाने आई थी क्योंकि सभी ने डिसाइड किया था कि आज वो लोग बाहर गार्डन में इवनिंग स्नैक और गॉसिप करेंगे। आकृति जी जैसे ही रूम में आती है तो पूरा रूम खाली था। वो ऐश को आवाज लगाती है पर कोई जवाब नहीं देता। आकृति जी की नज़र बाथरूम की ओर जाती है जहां से पानी गिरने की हल्की आवाज आ रही थी। वह बाथरूम के नजदीक जा जैसे ही ऐश को पुकारने वाली थी कि अंदर से आ रही कराहने की आवाज सुन उनके गाल लाल हो जाते हैं। अंदर ऐश की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। वह उन आवाजों को सुन जल्दी से मुड़ जाती है तो उनकी नजर आकर्ष के ऑफिस बैग पर जाती है। उन्हें समझते देर नहीं लगती कि उनका बेटा घर आ चुका है। अब उन्हें समझ आ गया था कि इस समय आकर्ष और ऐश दोनों ही बाथरूम के अंदर हैं और अंदर क्या चल रहा है ये सोचकर ही उनके गाल लाल हो गए थे। वह शर्म के मारे जल्दी से रूम से बाहर निकल जाती है। दादी माँ, जो आकृति जी और ऐश का हॉल में इंतजार कर रही थी, आकृति जी को अकेला आया देख कहती हैं, क्या हुआ बहू, ऐश नहीं आई? तुम उसे ही बुलाने गई थी ना? दादी माँ के ऐसे बोलने पर आकृति जी हड़बड़ा जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वह ये तो नहीं बोल सकती थी कि इस समय ऐश और आकाश रोमांस कर रहे हैं, इसलिए वह बात बदलते हुए कहते हैं, माँ ऐश थक गई है, वह सो रही है, इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। हम बाहर चलते हैं, अनीशा ने बाहर नाश्ते की प्लेट्स लगा दिए हैं। आकृति जी की बात सुन दादी माँ हाँ में सिर हिला बाहर की ओर चली जाती है। आकृति जी गहरी सांस लेते हुए कहती हैं, पहली बार माँ से झूठ बोला पर क्या करूं, वह सब भी तो नहीं बता सकती थी। ये बोलते ही उन्हें बाथरूम से आ रही है आवाजों का ख्याल आता है। वह वापस से शर्माने लगती है। वह नामे सरहिला जल्दी से बाहर निकल जाती है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें, लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।